हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है आरपी एकेडमी में। आज हम लोग बात करेंगे हमारे करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर आई हूँ जनवरी के करंट अफेयर्स। ये सभी बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं, पीओ का एग्जाम दे रहे हैं, आरबीआई का एग्जाम दे रहे हैं या नबार्ड का, ये सभी को टारगेट करता हुआ चल रहा है। यहाँ हमने आपके लिए सभी उन न्यूज को रखा है जो एग्जाम में आ सकती हैं और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर मैं बात करूं, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जनवरी पार्ट 1 और 2। पार्ट 1 में वो चीजें रहेंगी जहां पर आपको लर्न भी करना होगा और कॉन्सेप्ट भी समझना होगा। यहाँ कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम होगी, लेकिन सेकंड पार्ट में आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से ज्यादा डिटेल में समझाए जाएंगे और तब आप लर्न कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारी पहली न्यूज की, तो वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर पहली न्यूज इसरो से रिलेटेड है। इन्होंने बोला है कि इसरो ने क्या किया। इसरो ने अपना एक क्रॉप्स मिशन शुरू किया। अंडर दैट मिशन इसरो ने डिसाइड किया कि वो क्लोज बॉक्स में, ठीक है, क्लोज बॉक्स एनवायरमेंट में कुछ सीड्स लेकर जाएगा और देखिएगा कि ये जर्मिनेट हो रहे हैं या नहीं, अंकुरित हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये दो क्रॉप्स लेकर गए। पहला क्रॉप कौन सा था हमारा? पहला क्रॉप था हमारा काउपी, ठीक है। और दूसरा दूसरा हमारा है ब्लैक आईपी, ठीक है। तो ब्लैक आईपी में हम क्या देखेंगे कि ये दोनों ही क्रॉप्स जो हैं हमारे जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा हुआ कि अब हमें पता चल रहा है कि हम आगे जाकर स्पेस में कुछ भी कल्टीवेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका थोड़ा सा हमें फायदा होगा। अच्छा, ये दोनों ही क्रॉप्स को हिंदी में लोबिया बोलते हैं, है ना। आप लोग अपने ब्रेकफास्ट वगैरह में लोबिया लेते होंगे, तो आपको पता भी होगा इसके बारे में। आगे बात करें, इसरो ने और क्या किया। इसरो बेसिकली एक हमारा ऑपरेट कर रहा है आपका रोबोट आर्म, ठीक है। रोबोट आर्म क्या कर रहे होते हैं? ये बेसिकली सभी ऑपरेशंस को काफी प्रिसाइजली कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो अभी इसरो कौन सा लेकर आया? वो लेकर आया 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर्म, ठीक है। तो अभी तक, इससे पहले तक 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर्म यूज हो रहा था, अब 7 डिग्री होने लगा, जिससे कि हमारे ऑपरेशंस और स्मूथन हो गए और बेटर हो गए। ठीक, चलिए सबसे पहले बात करते हैं काउपी सीड जर्मिनेशन की। तो जैसा मैंने आपको बताया, इस रिसर्च प्रोग्राम का नाम है आपका क्रॉप्स। क्रॉप्स का फुल फॉर्म क्या रहेगा? कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। अच्छा, इससे फायदा क्या हो रहा है? यहाँ हम क्या देख रहे हैं? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स या स्पेस में क्या हमारा जो फौना है, फौना क्या होता है? प्लांट्स, ठीक है। तो हमारे जो प्लांट्स हैं, क्या वो ग्रो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इसे किसने कंडक्ट किया है? इसे कंडक्ट किया है विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर ने। ओके, चलिए अगर बात करें कि जर्मिनेशन कितने दिन में हुआ था, तो वो 4 दिन में हो गया था। अगर मैं बात करूं हमारे स्पेस के रोबोटिक आर्म की, तो यहाँ पर जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसका नाम है 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम मैनिपुलेटर है। ये आपको पोएम 4 प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। पोएम 4 प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है? ये आपको बेसिकली माइक्रोग्रेविटी, ठीक है, माइक्रोग्रेविटी में बता रहा है कि हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट की, तो ये रिलोकेटेबल रोबोटिक मैनिपुलेटर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, ठीक है, ये इसका नाम है। शॉर्ट में याद करेंगे तो RRMTD हो जाएगा। अब आती है बात CSIR की। CSIR में हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आप देखेंगे कि पैरासीटामोल ड्रग जो है, अब वो इंडिया में हम इंडिजीनियसली डेवलप कर सकते हैं, हमें उसके इंपोर्ट पर अब डिपेंडेंट नहीं होना। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोड्यूस करेगी? ये प्रोड्यूस करेगी सत्यदीप्ता फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, जो कि कर्नाटका में बेस्ड है। अगर मैं बात करूं कि हमारे लघु उद्योग भारती, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1994 में आई थी और हमारे MSMEs को क्या करती है? सपोर्ट कर रही होती है। इनके साथ में CSIR ने पार्टनरशिप किया था। उसके बाद में हमने क्या किया? 40th फाउंडेशन डे था डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च का। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिसर्च का, जिसके लिए हमने जिस दिन इस टेक्नोलॉजी को, इस बात को अनाउंस किया था। ठीक, आगे बात करते हैं। अगर हम हमारी फर्स्ट ब्लैक डाइट पी के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसरो क्या किया था। इसरो आपका स्पेस में इसको लेकर गया था और जर्मिनेट करने का कोशिश किया। नेक्स्ट आता है बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई डिस्कवर्ड इन त्रिपुरा। यहाँ क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पर आप देखेंगे कि त्रिपुरा में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, जहां पर ये आपको बटरफ्लाई मिली। अगर इसकी स्पीसीज की बात करें, तो वो हमें वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट
ठीक है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा श्रीलंका में भी हमें ये देखने के लिए मिलती है, म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया में भी मिलती है। ठीक, अगर मैं बात करूं कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिला था, तो सिफाजिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब क्वेश्चन आपके पास क्या क्या आ सकते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है सिफाजिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि सिफाजिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अभी हमें कौन सी स्पीसीज देखने के लिए मिली थी। तो आपको दोनों ही चीजें याद रखनी होंगी। आगे बात करते हैं हम हमारे टाइग्रिस के बारे में। तो टिग्रिस, जीनत और जमुना, ठीक है, ये दो हमारी टिग्रिस हैं जिनको बेसिकली अभी एनटीसीए ने रिलीज किया। तो जीनत को कहां पर रिलीज किया, इनको किया सिम्पलीपाल रिजर्व में। सिम्पलीपाल रिजर्व कहां पर है, सिम्पलीपाल रिजर्व आपका है ओडिशा में। ठीक है, तो जीनत और जमुना दोनों को ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने रिलीज किया था। एनटीसीए की बात करें तो ये दिसंबर 2005 में फाउंड हुआ था। ठीक है, क्यों किया था, बंगाल टाइगर्स को सेव करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तब पोचिंग बहुत ज्यादा हाई चल रही थी। आगे बात करते हैं इंजेक्टेबल हाइड्रोजन की। तो इंडियन रिसर्चर्स कहाँ से, आईआईटी गुवाहाटी और बोस इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो रिसर्चर्स थे वो आए, उन्होंने एक हाइड्रोजेल बनाया। ये हाइड्रोजेल क्या कर रहा है, ये बेसिकली एंटी कैंसर ड्रग्स जो हमारी बॉडी में दी जाती हैं, ठीक है, उनको स्टोर करता है। और जब भी इनको लग रहा है कि कैंसर सेल्स कहीं पर भी डेवलप हो रहे हैं तो ये उनको वहीं पर किल करने की कोशिश करता है। इससे क्या फायदा होता है, जो हमारे हेल्दी सेल्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं और ये कंट्रोल्ड वे में इसको से काम कर रहा होता है। अलोंग विद दैट आपको याद रखना है, हाइड्रोजेल जो होगा वो इनसॉल्यूबल इन नेचर होगा। इनसॉल्यूबल क्यों है, अगर ये सॉल्यूबल होगा तो उससे आपका क्या नुकसान होगा, तो फिर हमें इसे बॉडी में रख ही नहीं पाएंगे ना, इसका काम तो ड्रग्स को स्टोर करना है, तो वो चीज नहीं हो पाएगी। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी टाटा प्लांट से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो टाटा प्लांट है, ठीक है, टाटा प्लांट अभी बेसिकली सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं, ठीक है, उनको बनाएगा। कितना, 48 मिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स पर डे। कहां पर ये प्लांट आ रहा है, ये आएगा सबसे पहले असम में, जहां पर ये 2026 में अपना क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगा। उसके बाद में गुजरात में भी एक ऐसा ही प्लांट बनाया जा रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें इस प्लांट की, तो ये बेसिकली अष्टलक्ष्मी विजन के अंडर आ रहा है, जहां पर हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको फ्यूचर इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जा रहा है। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। न्यू एंट स्पीसीज डिस्कवर हुई थी वेस्टर्न घाट्स में। यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि ड्राइड लीव्स में ये एंट मिलता है, टैपिनोमा ओनिकल इसका नाम है। राइट, कहाँ मिला, कोडागू डिस्ट्रिक्ट में मिला। इसके अलावा दोस्तों 133, ठीक है, एंट स्पीसीज मिली। कहां पर मिली 133 एंट स्पीसीज, ये मिली आपको गोवा में। गोवा के कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ओके, अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन भी याद रखना, एंट होता है, कुछ लोग एंट को आंट और आंट को एंट बोल देते हैं। राइट, तो थोड़ा सा हंसी मजाक भी करते हुए चलेंगे, तो आपको क्या बोलना है, इसको एंट बोलना है। चलिए आगे बात करते हैं। आईसीएमआर, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से एक टेक्नोलॉजी ली जिससे कि ये डिटेक्ट किया जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, इसका फायदा क्या है, इंडिया में ना प्रेग्नेंट वीमेन में, गर्ल्स में आप देखेंगे या फिर बच्चों में बहुत ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। आयरन डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी का नाम होता है अनीमिया। ठीक है, तो हमने देखा कि आयरन डेफिशिएंसी से या फिर अनीमिया से लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो इसीलिए अनीमिया फोन करके, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी ली कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से। आगे बात करते हैं अब हम। एआई टच कर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एआई टच एएलएलपी। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एआई ड्रिवन 5G रेंट प्लेटफॉर्म बनाए हैं। ठीक है, किसके साथ में, आरआईसी, एसएमओ एंड डब्ल्यूएएफ। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं जो कि आपका एआई और मशीन लर्निंग पर काम कर रहे होंगे। राइट, तो इनसे क्या फायदा होगा, इनसे बेसिकली जो यूजर कंजम्पशन है वो जो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसमें आप देखते हैं कई बार हमारी जो कॉल्स होती हैं वो भी कहीं और चली जाती हैं। राइट, तो ऐसी सिचुएशन से हम बच पाएंगे। अलॉन्ग विद दैट थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जो होंगी उनको बेसिकली ये ऑनबोर्ड करने में हेल्प करेगा। अगर हम बात करें टीडीडीएफ स्कीम की, तो ये एक ऐसा बेसिकली फंड प्रोवाइड करेंगे आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री में, जो कि आपको न्यू टेक्नोलॉजी लाने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इन सब में हेल्प कर रहा होगा।
आगे बात करें इंडिया एआई और माइक्रोसॉफ्ट, इन दोनों ने मिलकर कोलैबोरेट किया है ताकि ये क्या कर पाए, ये हमारी जो एआई टेक्नोलॉजी है उसको ज्यादा इंक्लूसिव बना पाए, है ना। ये क्या करेंगे, ये 5 लाख यूथ को, ठीक है, इंडिविजुअल्स को ट्रेन कर रहे होंगे, स्किल कर रहे होंगे। तो यहाँ पर वो 5 लाख इंडिविजुअल्स में कौन कौन आएगा, स्टूडेंट्स आ जाएंगे, इसके अलावा एजुकेटर्स आ जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ जाएंगे और विमेन एंटरप्रेन्योर्स आ जाएंगे। और ये क्या कर रहे हैं, ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज में एआई कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये 1 लाख एआई इनोवेटर्स जो हैं उनको इक्विप करेंगे थ्रू हैकाथॉन्स, ठीक है। बेसिकली अलग अलग तरह के क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन्स वगैरह रखेंगे और 1 लाख एआई इनोवेटर्स जो है उनको इक्विप करेंगे। और क्या कर रहे हैं, एआई प्रोडक्टिविटी लैब सेटअप कर रहे हैं ये 20 एनएसटीआई और एनआई लेड सेंटर्स में, जहां पर ये 20,000 एजुकेटर्स को क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे होंगे। आगे अगर हम बात करें जॉर्जिया की, तो जॉर्जिया हमारा अमेरिका में एक स्टेट है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यूरोपियन कंट्री की, ठीक है। अगर हम बात करें जॉर्जिया की, तो सबसे पहले तो ये मलेरिया फ्री डिक्लेयर हो चुका है। मलेरिया फ्री कौन डिक्लेयर कर रहा होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कितनी ऑलरेडी हमारे पास कंट्रीज थी जो मलेरिया फ्री थी, 45 कंट्रीज और एक टेरिटरी थी, ठीक है। अब नाउ कितनी हो गई, 46 कंट्रीज हो गई। बात करें जॉर्जिया की, तो जॉर्जिया कहां पर मिलेगा, ये ब्लैक सी के साथ बॉर्डर बनाता है और इसकी नेबरिंग कंट्रीज आपकी रशिया एंड टर्की होती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारे लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी की। तो यहाँ पर आईआईटी मद्रास क्या कर रहा है, वो शैलो वाटर में हमें बेटर टेक्नोलॉजीज लाने के लिए एक रिसर्च फैसिलिटी लॉन्च कर रहा है, ठीक है, जिससे कि अब हम शैलो वाटर्स में भी शिपमेंट्स वगैरह कर पाए, ठीक है। तो ये किसके काम आएगा, ये बेसिकली जो पोर्ट्स हैं, वाटरवेज हैं और कोस्टल इंजीनियरिंग है, जहां पर जो हमें चैलेंजेस फेस हो रहे हैं उनको मीट करने में, उन्हें टैकल करने में हेल्प करेगा। इसको कौन अपने डेवलप कर रहा है, इसे डेवलप करा जा रहा है नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट वेस्ट एंड कोस्ट के द्वारा, ठीक है। ये किसके अंडर आती है, डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर आएगी ये। चलिए आगे बात करें, तो ये कहां पर लोकेट होगी, ये आपका लोकेटेड रहेगा डिस्कवरी सैटेलाइट कैंपस इन थयूर, ओके। आगे बात करते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एज ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और जिस बारे में बात हो रही है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो यहाँ पर बीएचईएल और ओएनजीसी ने हाथ मिला लिया है और वो बोल रहे हैं कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, अब उसमें हम क्या करेंगे, आपस में कोलैबोरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हम फ्यूल्स बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बनाएंगे और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, तो ये आपका कब आया था, ये आपका आया था जनवरी 2023 में, ठीक है। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही थी, यहाँ पर बात हो रही थी कि अब हमें ग्रीन हाइड्रोजन में इंडिया को एक लीडर बनाना है, हमें कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर पाए अपॉर्चुनिटीज को, हमें एक्सपोर्ट्स करने हैं, प्रोडक्शन करना है और हमें सब चीजों को बेटर करना होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, तो यहाँ पर बजट कितना रखा गया था, यहाँ बजट रखा गया था आपका 19744 का, ओके। चलिए और आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, जिन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर खोला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें क्लीन टेक की, तो आप समझ सकते हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पर इन्होंने कोशिश किया है कि हम सोलर, विंड, हाइड्रोजन और बैटरी सेक्टर्स जो है इसमें इंडिया को बूस्ट करें, ठीक है। इसी की बात इन्होंने कहा की है, भारत क्लाइमेट फोरम पर की है। चलिए आगे अगर हम बात करें, इंडिया का पहला, ठीक है, फर्स्ट इंडियोजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम जिसका नाम है भार्गव अस्त्र, ये लॉन्च किया गया। ये क्यों लॉन्च किया गया, ये बेसिकली हमें कॉम्बैट करना था, हमें काउंटर करना था ड्रोन्स को, तो ये ड्रोन्स के लिए किया गया स्टार्ट, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है, ये बनाया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने। किसकी सब्सिडरी है ये, बेसिकली ये आपकी नागपुर बेस्ड सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी है। आगे बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की, तो वेस्टर्न घाट्स को अभी ग्लोबल हॉटस्पॉट माना गया है थ्रेटेंड फ्रेश वाटर स्पीसीज की। तो देखिए अभी क्या हुआ, अभी पता चला कि 187, ठीक है, हमारे पास ऐसी स्पीसीज हैं जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है फ्रेश वाटर की,
और इनमें 89 हमारी इनके अलावा कंफर्म्ड हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि वेस्टर्न घाट, लेक विक्टोरिया, लेक टिटिका, ये जो हैं ये बेसिकली 4 जगह हमारे हॉट स्पॉट की तरह काम कर रही हैं। लेक विक्टोरिया कहाँ पर है? ये आपका केनिया, तंजानिया, युगांडा, ठीक है, इन सब के थ्रू होकर निकलता है। अगर हम बात करें ये अफ्रीका में है। टिटिका आपका कहाँ जाता है? ये आपका आ जाता है साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडिया बोल रही हूँ, पेरू का बॉर्डर बना रहा होता है। पेरू का बॉर्डर ये किसके साथ में बना रहा है? ये पेरू का बॉर्डर बना रहा होता है आपका बेसिकली कंट्री है वहां पर, इसका नाम है बोलीविया, ठीक है। तो बोलीविया और पेरू के बीच में ये बॉर्डर बना रहा है। अगर हम बात करें कि क्या क्या की थ्रेट्स हैं, तो की थ्रेट्स की बात है तो पोल्यूशन, डैम्स एंड वाटर एक्सट्रैक्शन, एग्रीकल्चर, ये सब हमारे लिए की थ्रेट्स बन जाते हैं। आगे बात करते हैं सी डॉट की। तो सी डॉट ना अभी क्या कर रहा है? सी डॉट यूज कर रहा है टीटीडीएफ फंड को, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले टीटीडीएफ फंड के बारे में पढ़ा था, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। तो ये क्या कर रहा है? अलग अलग आईटीज के पास जा रहा है, जैसे आईआईटी मंडी के पास, आईआईटी दिल्ली के पास, आईआईटी बॉम्बे के पास। तो इनके पास जाकर ये बेसिकली टेलीकॉम इंडस्ट्री में डेवलपमेंट कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले ये गया आईआईटी मंडी के पास, जहां इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जितने भी अंडर यूटिलाइज स्पेक्ट्रम बैंड्स हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम बैंड्स के बारे में आपने बचपन में फिजिक्स में पढ़ा होगा, जहां पर बेसिकली क्या होता है, जैसे हम कॉल्स वगैरह कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे को, तो यहाँ पर हमारी फ्रिक्वेंसीज यूज हो रही होती है, बैंड्स यूज हो रहे होते हैं। तो वहां पर वही बात की गई कि अब हमें क्या करना है? हमारे अंडर यूटिलाइज स्पेक्ट्रम बैंड्स को यूज करना है, ताकि हम जो भी यूजर कंजेशन है उसे कम कर पाए, और हमें कोशिश करनी है कि हम रूरल एरियाज में भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। इसके अलावा ये 6 गीगाहर्ट्ज सैटेलाइट बैंड जो है उसको टारगेट कर रहे हैं। आगे बात करते हैं हम ब्लू ओराइजन्स न्यू ग्लैंड रॉकेट की। तो ब्लू ओराइजन कर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने न्यू ग्लैंड रॉकेट को लॉन्च किया है। ये एक रीयूजेबल रॉकेट है, ओके। तो बस यहाँ पर इसी की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं सी डॉट के साथ में ही। तो जैसा मैंने अभी बताया था, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे के साथ में भी ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जहां पर ये क्या कर रहे हैं? ब्लॉक्स को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये समीर कोलकाता में ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके साथ में भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, ताकि क्या कर पाए? मिलिट्री एप्लीकेशन, 6G कम्युनिकेशंस, मटेरियल कैरेक्टराइजेशन, इन सब के लिए टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर पाए। आगे बात करते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो यहाँ साइंटिस्ट ने इंडो बर्मीज पैंगोलिन को क्या किया है? डिस्कवर किया है। तो अब इंडिया में भी क्या कह सकते हैं आप? पैंगोलिन्स मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें चाइनीज पैंगोलिन से कितने डिफरेंट हैं, तो 3.8% ऑफ जीनोम का डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा। 3.8 नंबर सुनने में छोटा है, लेकिन इससे आप देखेंगे कि काफी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो चेंज हो जाती हैं, ओके। अगर हम बात करें पैंगोलिन्स की, तो ये बेसिकली इनके इनहेबिटेड पार्ट्स कौन कौन से हैं? अरुणाचल, आसाम और पोटेंशियली नेपाल, भूटान और म्यांमार भी होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखो, अर्थ ने क्या किया है बेसिकली, अभी अर्थ में जो हमारी 1.5 डिग्री सेल्सियस की लिमिट हमने पेरिस एग्रीमेंट में डिसाइड की थी, वो ब्रीच हो गई। कहाँ पहुंच गई? 1.55 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गई है। जिससे क्या नुकसान हो रहा है? टेम्परेचर ऑफ कोर्स बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, कार्बन एमिशंस हमारे जो है वो बढ़ रहे हैं फॉसिल फ्यूल की वजह से, जिसकी वजह से अब अपन क्या देखेंगे? ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। इसके अलावा सी लेवल्स हैं वो राइज हो रही हैं। इस तरह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अपना खुद का जीनोमिक डेटा सेंटर बना रहा है। जिससे क्या फायदा होगा? इसका फायदा बेसिकली ये रहेगा कि अब इंडिया जो है दूसरी कंट्रीज पर अपना डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अगर हम बात करें इंडिया के जीनोमिक डेटा सेट की, तो यहाँ पर हमने देखा 10,000 होल जीनोम सैंपल्स जो हैं, ठीक है, वो इंडिया ने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है। इसका फायदा क्या होगा? देखो, पहले जो मेडिसिन वगैरह बन रही थी, वो मेडिसिन में हमने देखा कि वो सारी की सारी मेडिसिन पर्सनलाइज्ड थी। इसका नुकसान क्या था? इसका सबसे बड़ा हमारे लिए नुकसान ये था
कि हम बेसिकली अलग अलग जेनेटिक्स के लोग हैं, ठीक है, यूरोपियन और अमेरिकन से हम काफी डिफरेंट है। अब उनकी मेडिसिन हमें उतना इफेक्ट नहीं दे रही थी, उतना इम्पैक्ट नहीं कर रही थी, राइट। इसके अलावा बात करें अगर इंडिया की बायो इकोनॉमी की, तो आप देखेंगे 2014 में ये केवल 10 बिलियन था और अब ये कहां पर पहुंच गया है, 130 बिलियन हो चुका है, राइट। आगे बात करते हैं हम, यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर इंडिया की बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस है। ये क्या कर रही है, ये बेसिकली आपके लिए प्रिंसिपल्स और गाइडलाइन सेट कर रही है कि आपको डेटा किस तरह से अपना एक्सचेंज करना है या फिर किसी के पास शेयर करना होगा। आगे बात करते हैं, इंडिया फोर्थ नेशन बन गया है टू अचीव स्पेस डॉकिंग विद इंडिजिनस सिस्टम। स्पेस डॉकिंग का क्या मतलब है, यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट जो आपके होते हैं, आप उनको, ठीक है, साथ में क्या कर रहे होते हो, ज्वाइन कर रहे होते हो, राइट। तो दो स्पेस क्राफ्ट को आप ज्वाइन कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होता है, आप अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं आप बेसिकली कुछ नए रॉकेट्स वगैरह स्पेस में लॉन्च करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, इसका हमने नाम क्या रखा है, इसका नाम है भारतीय डॉकिंग सिस्टम, ठीक है। ये कब हमारा लॉन्च हुआ है, स्पेस डेक्स मिशन के अंतर्गत। दो तरह के स्पेस डेक्स मिशन है, एक हमारा स्पेस डेक्स मिशन ए है और एक बी है, राइट। इतना इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफी रहेगा एग्जाम के। अच्छा, ये काफी क्रिटिकल है, गगनयान, इंडिया स्पेस स्टेशन और चंद्रयान 4 के लिए। इंडिया अपना स्पेस स्टेशन कब तक बनाना चाहता है, 2040 तक अपना स्पेस स्टेशन इंडिया खुद बनाना चाहता है। और इंडिया के कुछ अपने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। आगे अगर हम बात करें स्पेस डेक्स मिशन की, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम दो स्मॉल स्पेस क्राफ्ट को साथ में डॉक कर रहे हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि कितनी कंट्रोलेबिलिटी हमारी डॉक कंडीशन में है और बाकी सारी चीजें भी हम देखेंगे। आगे बात करती हूँ मैं अगर स्पेस डेक्स मिशन की, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर हमारे पास दो मिशन है। और अगर हम बात करें इसका फायदा क्या है, यहाँ पर बेसिकली कोई भी एक स्पेस एक्टर जो है वो हमारा चेजर बन सकता है ड्यूरिंग डॉकिंग। आगे बात करते हैं, अगर हम बात करें एम्बिशियस टाइमलाइन की, तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इंडिया क्या कर रहा है, अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। सॉरी, मैंने आपको तब 2040 बता दिया था, 2035 तक इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। 2040 तक हम चाहते हैं कि हम हमारा फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जो है उसको मून पर भेजे, ओके। इसके अलावा व्योम मित्रा रोबोट जो है उसको भी हमारा का क्या करना है, फरवरी 2025 तक तैयार करना है। व्योम मित्रा क्या है, बेसिकली एक वुमेन शेप्ड रोबोट हमने बनाया है, राइट। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम स्पेस में भेजेंगे। और क्या है, 2025 जनवरी तक हमने डिसाइड किया था कि हम नेविक एडवांसमेंट्स कर लेंगे और 2026 में हम हमारा फर्स्ट क्रूड गगनयान मिशन भेजेंगे। कितने क्रू मेंबर्स होंगे उसमें, ये आप बताइएगा मुझे अपना कमेंट सेक्शन में। अब आती है बात नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन की, तो इंडिया का पहला नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन आया था दिसंबर 2019 में, ओके। अब दूसरा मिशन हमने लॉन्च किया है। हम यहाँ क्या कोशिश करेंगे कि 2.7 लाख विलेजेस जो है उनको ब्रॉडबैंड सर्विसेज से कनेक्ट करें। करेंटली ये नंबर सिर्फ और सिर्फ आपका 50,000 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको भी ग्रो करने का कोशिश करना है। अच्छा, डिपार्टमेंट हमेशा याद रखना, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है वो आपको लॉन्च कर दे रहा है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, ओके। इसके अलावा ये रूरल ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन जो है उसको 45 से 60% तक इंक्रीज करने का कोशिश कर रहे हैं बाय द ईयर 2030। अब आती है बात न्यू संचार साथी मोबाइल ऐप। तो न्यू संचार साथी मोबाइल ऐप में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिकली जैसा आपने देखा होगा आजकल साइबर फ्रॉड्स बहुत होते हैं। तो साइबर फ्रॉड्स वगैरह जब हम देखते हैं बैंक्स वगैरह में स्पेशली, तो वहां पर क्या होता है, म्यूल अकाउंट्स खोले जाते हैं। म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। तो म्यूल अकाउंट्स में हम देखेंगे कि म्यूल अकाउंट्स में बेसिकली वो अकाउंट्स खोले जाते हैं जहां पर नेम और आईडी किसी अननोन पर्सन की यूज की जाती है और उनके नाम से अकाउंट यूज किए जाते हैं, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर इसी तरीके से ना क्या किया जाता है, मोबाइल नंबर्स खरीदे जाते हैं किसी और के आधार पर। मान लो आपका आधार कार्ड खो गया या उसकी एक कॉपी निकलवा कर लोग क्या करेंगे, उसको यूज करके कुछ फेक अकाउंट्स या फिर कुछ कनेक्शंस ले लेते हैं, ठीक है, जिससे वो फ्रॉड कमिट कर रहे होते हैं। तो इस मोबाइल ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप कोई भी सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन है वो आप कर सकते हैं, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शंस लिए गए हैं। अगर आपका हेडसेट खो जाता है तो आप उसको ब्लॉक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपका हेडसेट जो है वो कितना जेन्युइन है,
ओके। अगर मैं बात करूं इसको किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी पिक्सेल से रिलेटेड। इसे कैसे याद करोगे? पिक्सेल हमारे फोन्स आते हैं कौन सी कंपनी के होते हैं? गूगल के होते हैं। तो अभी हमारी गूगल के अंडर ही एक स्टार्टअप है जो इंडिया बेस्ड है, पिक्सेल। तो इन्होंने इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कंस्टलेशन जो है वो स्पेस एक्स के साथ में मिलकर बनाई है। स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है? एलॉन मस्क जी हैं, राइट। तो अगर हम बात करें सैटेलाइट कंस्टलेशन हमारा क्या होता है, आप लोगों को पता है सैटेलाइट कंस्टलेशन किसे बोलते हैं? तो बेसिकली सैटेलाइट कंस्टलेशन में हम क्या देख रहे होते हैं कि यहाँ पर हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का एक ग्रुप बनाया जाता है जो कि ग्लोबल सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इंडिया ने जो अपना सैटेलाइट निकाला है इसका नाम क्या है? देखो नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेंगे कि फायरफ्लाई अभी न्यूज में था, ये क्या है? तो फायरफ्लाई इंडिया की स्पेस कॉन्स्टलेशन का नाम होगा। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो डेटा कैप्चर करेगा वो 150 स्पेक्ट्रल बैंड्स के थ्रू कैप्चर कर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन की। तो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन ने कोलैबोरेट किया है सीजी पावर एंड सीजी सेमी साइन के साथ में, जहां पर ये एक फिस्कल सपोर्ट एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। फिस्कल सपोर्ट एग्रीमेंट में क्या होगा? यहाँ पर कुछ परसेंट ऑफ द प्रोजेक्ट जो होगा उसकी फंडिंग कौन कर रहा होगा? आपके लिए आपका सेमीकंडक्टर मिशन आपकी फंडिंग कर रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक फैसिलिटी बनाई जा रही है सेमीकंडक्टर ओसेट, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बेसिकली हमारी एक टोटल इन्वेस्टमेंट जाएगी 7,600 करोड़ की। और अगर हम बात करें इसके लिए 50% फिस्कल सपोर्ट जो है वो आपको किसके अंडर आ रहा है? वो आपका आएगा मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग सबसिस्टम। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब आपको बेसिकली 50% फिस्कल जो सपोर्ट मिल रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, इंडिया ने बेसिकली क्या किया है? इंडिया ने एक गोल बनाया है कि अब हम 500 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन कर लेंगे बाय 2030। ओके, तो इसको भी याद रखना। नेक्स्ट आता है रिलायंस एन्यू सनटेक टू सेटअप सोलर पावर प्लांट इन करनूल। तो हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम नहीं, रिलायंस कर रहा है। रिलायंस अब करनूल में, करनूल कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रहा है 930 मेगावाट सोलर एनर्जी कंपोनेंट और एक 465 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो ये एशिया का लार्जेस्ट सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कितने रुपए लग रहे हैं? इनके 10,000 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब कुछ इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कंपनीज हैं, एडा, एसजेवीएन, जीएमआर एंड एनईए। ये लोग मिलकर क्या करेंगे? ये लोग मिलकर 900 मेगावाट का अपर कर्नाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे नेपाल में। ओके, तो ये नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ मिलकर ये वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है? ये हमारा जो प्रोजेक्ट होगा ये बूट के ऊपर बना होगा, बूट मॉडल के ऊपर बना होगा और 25 साल का यहाँ पर हमारा टेन्योर होगा। आगे बात करते हैं हम थर्ड लॉन्च पैड की। तो इंडिया में ऑलरेडी 2 लॉन्च पैड थे, अब हमारा तीसरा लॉन्च पैड आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? सतीश धवन स्पेस सेंटर पर आ रहा है। ये थर्ड लॉन्च पैड कब काम करेगा? ये थर्ड लॉन्च पैड हमारे तभी काम करेगा जब हमारा सेकेंड लॉन्च पैड जो होगा वो हम किस पर होगा? स्टैंड बाय पर होगा, मतलब किसी वजह से हम उसे यूज नहीं कर पा रहे होंगे। तो अभी हमने देखा कि सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहां पर ऑलरेडी काफी सारे लॉन्च पैड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में भी आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे? लॉन्च पैड देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सी डॉट और आईआईटी बॉम्बे। अभी जब मैंने आपको सी डॉट के बारे में बताया था तो हमने 2 ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी पढ़ ली थी, आईआईटी मंडी और आईआईटी दिल्ली। अब हम बात कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे की। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? ऑप्टिकल ट्रांस रिसीवर चिपसेट तैयार किए जा रहे हैं। ये किस में लगे होंगे? बेसिकली ये एंटीनास वगैरह में लगे होंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक्स जो हैं उनको तैयार कर रहे होंगे। ओके,
चलिए आगे बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस की। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्लास, ठीक है, ये आपका 27th एडिशन है इसका, इसको लॉन्च किया है, जहां पर ये बताएंगे कि इंडिया किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पर इसरो के मून मिशन की बात हो रही है और इंडिया के बायो E3 पॉलिसी की बात भी की जाएगी। तो बायो E3 पॉलिसी इंडिया की क्या है, आप लोगों को पता है। देखो यहाँ पर बेसिकली हम एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री इनिशिएटिव का, ठीक है। मतलब हम ग्रीन ग्रोथ को इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें कि हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफर कर रहे हैं हमारी जो कंजम्पटिव मैन्युफैक्चरिंग पैराडिग्म है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बायो 3 अपना किसके लिए स्टैंड करता है, इसका मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, याद रखना, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी फ्रांस और इंडिया की है। तो बेसिकली पीएम मोदी की एक विजिट है, तो जिसके लिए वो पेरिस जाएंगे। तो अब यहाँ पर वही बात है कि इंडिया किस किस सेक्टर में डिस्कशन करेगा। देखो ये न्यूज ना अभी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट जब इनकी विजिट हो जाएगी तब होगी। तो फरवरी में इनकी मीटिंग है, उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बस इतना याद रखना, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो समिट फॉर एक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको लीड कर रहे होंगे। नेक्स्ट आती है हमारी न्यूज डीप ओशन मिशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमने देखा अब एक ह्यूमन सबमिसल जो है वो इस साल लॉन्च हो रहा होगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं डीप ओशन मिशन की। तो अगर मैं बात करूं डीप ओशन मिशन की, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मल्टीपल इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम है ये, जो कि डीप ओशंस में एक्सप्लोरेशन कर रहा होता है, सस्टेनेबल यूज देख रहा होता है कि टेक्नोलॉजी का हम कैसे कर सकते हैं जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज से होने वाले प्रॉब्लम्स को कॉम्बैट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। इसका पहला कंपोनेंट है मैन्ड सबमर्सिबल, जहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 6000 मीटर तक 3 लोगों को लेकर जाएंगे। ओके, दूसरा कंपोनेंट है इसका डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन, जहां पर हम कुछ साइट्स देखेंगे जहां हम हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स मिनरलाइजेशन कर पाएंगे। चौथा तीसरा है बायो प्रोस्पेक्टिंग, जहां पर हम डीप सी फ्लोरा को पढ़ रहे होंगे, फौना को पढ़ रहे होंगे, और हम देखेंगे ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, जो इसका फोर्थ कंपोनेंट है। अब आती है बात मैन्ड मिशंस की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करेंटली हम इस साल 500 मीटर्स की डेप्थ तक पहुंचेंगे, और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फर्स्ट कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हमें 6000 मीटर तक नेक्स्ट ईयर पहुंचना होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें, इसके अलावा बात करते हैं यूनेस्को की, ठीक है। तो यूनेस्को, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब मिलकर एआई रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी इंडिया में लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये IIT बैंगलोर और NASSCOM एआई ऑफिस जो है, ठीक है, वहां पर इंडिया की एआई पॉलिसी जो है उसको डिजाइन कर रहे होंगे। अच्छा, इंडिया एआई मिशन जो है उसमें हमें कितनी फंडिंग मिल रही है, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो इंडिया एआई मिशन में हमें 10,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल रही होगी। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया एआई मिशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 10,000 करोड़ की आपको बेसिकली फंडिंग रिक्वायर्ड होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, कुछ इशू आ रहा है इसमें टेक्निकल। हाँ जी, अब आ जाते हैं हम हमारे डिफेंस न्यूज कंपोनेंट पर। तो डिफेंस न्यूज में हमारी पहली न्यूज क्या है, पहली न्यूज है हमारी कील लेइंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक सेकेंड गाइस, कुछ इशू आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ जी, ओके, अभी भी कुछ इशू हो रहा है, 1 मिनट दीजिएगा, सॉरी फॉर दिस। चलिए, अब आती है कील लेइंग ऑफ 3rd कैडेट ट्रेनिंग शिप। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कील लेइंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। कील लेइंग का मतलब है कि हम शिप कंस्ट्रक्शन जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो शिप कंस्ट्रक्शन को हम फॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी बात हो रही है। तो L&T जो है शिपयार्ड, कहाँ पर, कट्टुपुल्ली में, यहाँ पर हमारे 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। ये किसको ट्रेन कर रहे होंगे, एक तो हमारे जो इंडियन ऑफिसर्स हैं उनको, दूसरा फॉरेन ऑफिसर्स को। अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड L&T के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 2023 में।
अब आती है बात हमारे नीलगिरी की। तो आईएनएस नीलगिरी काफी फेमस है। अभी इसका एक प्रोजेक्ट जो है हमारा प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट, ये हमारा सूरत में क्या हुआ है, कमीशन हुआ है। इसके अलावा आईएनएस बख्शीर जो है वो भी सूरत में अभी कमीशन किया गया है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिसाइड किया है कि 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, की रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो साइबर में लेकर आने की, एआई में, रोबोटिक्स में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कोशिश करेंगे। अब आती है बात एफपीवीज की। तो इंडिया में 2 फास्ट पेट्रोल व्हीकल्स पेट्रोलिंग क्या कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि बाहर से कुछ लोग हमारे इंडिया में इंट्रूड तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमारे 2 फास्ट पेट्रोल व्हीकल्स जिनका नाम है अमूल्य और अक्षय, ये लॉन्च हुए हैं। कहाँ पर, गोवा में। इसका प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट का अगर हम बात करें, प्राइस कितना है, तो ये है 473 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट। आगे बात करते हैं इंडिया और यूएस। ठीक है, तो इंडिया और यूएस ने साथ में मिलकर कोलैबोरेट किया है ऑन सोनोबॉय। सोनोबॉयज क्या होते हैं, ये बेसिकली स्मॉल एक्सपेंडेबल अंडर वाटर सेंसर्स होते हैं, जो कि देख रहे होते हैं कि ऐसा तो नहीं है अंडर शिप आपके कोई भी दूसरे शिप्स हैं अंडर सी, या फिर कोई सबमरीन्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो चलिए आगे बात करें। यहाँ पर इसके अलावा और क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर ना ये देखिए चाइनीज नेवल एक्टिविटीज के अगेंस्ट हम इसे देख रहे हैं। अब हम ओपनली भी इन चीजों के बारे में बात करने लग गए हैं। अब आती है बात आईएनएस तुर्शिल विजिट की। ठीक है, तो आईएनएस तुर्शिल कहाँ का है, सबसे पहले तो ये बताओ। आईएनएस तुर्शिल जो है ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं इसकी, ये आपका डकार में आया था। ठीक है, अच्छा आगे बात देखो, डकार कहाँ पर है, ये बेसिकली सेनेगल में है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर सबसे पहले हमें किसके बारे में बात करनी है, तुर्शिल के बारे में बात करें या सेनेगल की। सेनेगल की पहले बात कर लेते हैं। ये बेसिकली वेस्ट एशिया में एक कंट्री है। ओके, सॉरी वेस्ट अफ्रीका में। तो यहाँ पर सेनेगल एक वेस्ट अफ्रीका में कंट्री है जहां पर इंडिया ने इसको भेजा था। इंडिया की बात करें अगर हम आईएनएस तुर्शिल की, तो यहाँ पर आपको ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ठीक है ना, वो इसमें लगी हुई मिलती हैं। यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट खास बात हो जाती है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी ऑफ यार्ड 132। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अब आप क्या देख रहे हैं, इंडिया में इंडिजीनियसली हमारी डिफेंस मैकेनिज्म जो है, डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर हमारा 8 बार्ज जो था वो इंडक्ट किया गया था। ओके, तो यार्ड 132 की अगर मैं बात करूं, यार्ड 132 क्या होगा, ठीक है, यार्ड 132 की अगर हम बोल रहे हैं कि इसकी डिलीवरी हो रही है, तो इसका मतलब है कि अभी हमारे इंडिया में एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल जो है, ठीक है, वो आपका इंडक्ट की जा रही है। इसका इंडक्शन हुआ है। कुछ कुछ थोड़ी सी डिफिकल्ट सी टर्म्स हो जाती हैं, चलिए कोई बात नहीं है। अब आती है बात नाक MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की। तो इसको कौन बनाता है, इनको बनाता है DRDO। राइट, तो ये 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे कि आपकी जो मिसाइल है वो आप फायर कर रहे हैं एंड देन उसके बाद में ये अपना टारगेट पर डायरेक्टली पहुंच जाती है। आगे बात करते हैं हम उत्कर्ष की। उत्कर्ष क्या है, मल्टीपर्पज व्हीकल है आपका। ठीक है, इसको भी हमारी जो नेवी है उन्होंने लॉन्च किया था अभी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या कर रहा है, ये टोइंग कर रहा है शिप्स को, लॉन्च करवा रहा है, रिकवरिंग का टारगेट्स, ऑपरेटिंग अनमैन्ड व्हीकल्स, इन सब में हम इसको यूज कर रहे हैं। राइट, तो अगर आपको शिप्स को लेकर आना जाना है तो ये उसमें भी हेल्प कर रहा है। आपको टारगेट्स अपने लॉन्च करने हैं तो उसमें भी आपको हेल्प कर रहा है। अनमैन्ड व्हीकल्स हैं तो उनको ऑपरेट करवाना है तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। फिर डीआरडीओ का हिम कवच आ जाता है। हिम कवच क्या है, बेसिकली ये कोल्ड वेदर से आपको बचाने के लिए एक क्या है, क्लोथिंग सिस्टम है। राइट, तो ये कितनी डिग्री से कितनी डिग्री तक काम कर रहा है, +20 डिग्री सेल्सियस से ये आपको -60 डिग्री सेल्सियस तक अपने सोल्जर्स को बचाने में हेल्प करेगा। फिर आता है डीआरडीओ का हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। तो ये क्या है, ये इंडिया का फर्स्ट एक्टिव कूल्ड स्क्रैम जेट कंबस्टर ग्राउंड टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं,
ये ना आपके लिए पेलोड्स लेकर जा रहा है, ठीक है। तो ये 1500 किलोमीटर से ज्यादा पेलोड्स कैरी कर सकता है, इसकी खासियत यही है सबसे ज्यादा बड़ी। फिर आता है T-72 ब्रिज लेइंग टैंक्स। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पहले तो इसका आपको फंड याद रखना है, कितने एस्टिमेशन है इसका, 1560.52 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर ये हैवी व्हीकल फैक्ट्री के लिए डिजाइन हुआ है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हमने हैवी व्हीकल फैक्ट्री के साथ में, जहां पर आप क्या देख रहे हैं कि आपकी बैटलफील्ड मोबिलिटी को ये इम्प्रूव कर रहा है ब्रिजेस को लॉन्च करके। अब इसका ये किसका पार्ट है, आत्मनिर्भर भारत एंड बाय इंडियन इनिशिएटिव का ये पार्ट है। अब आती है बात MRSM कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंडियन नेवी। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL के साथ में MRSM का बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसका अगेन प्राइस आपको याद रखना है कि कितने फंड का है, ये 2960 करोड़ रुपीस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो नेवल डिफेंस कैपेबिलिटीज है उनको हम क्या कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, और ये मल्टीपल शिप्स पर आपका फिट किया जाएगा। अब आती है बात नेवल एक्सरसाइजेस की। तो ली पारोस नेवल एक्सरसाइज हमारी अभी कंडक्ट की गई। तो किसने इसको होस्ट किया, इसको होस्ट किया गया था फ्रांस के द्वारा। यहाँ पर 9 पार्टिसिपेटिंग नेशंस थे, इंक्लूडिंग इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर एंड कनाडा। फिर आता है INS मुंबई एट ला पेरिस एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हमारा इंडियन नेवी शिप कौन सा गया है, मुंबई गया था, ठीक है। इसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। ये इंडिया के सागर विजन के साथ में अलाइन कर रहा है, ठीक है, जिसमें कि क्या बात हो रही है, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी और कोऑपरेशन की बात हो रही है। चलिए सागर विजन के बारे में कुछ और चीजें भी जान लेते हैं। अगर हम बात करें सागर विजन की, तो ये आपका 2015 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ है आपका, 2015 में ये आपका स्टार्ट हुआ था। अच्छा, इसमें अगर हम देखें, इंडिया जो था वो बेसिकली IOC का मेंबर बना था 2020 में, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, सागर का फुल फॉर्म क्या है, सागर का फुल फॉर्म है आपका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसकी जरूरत हमें क्यों थी, क्योंकि हमें हमारी जो ब्लू इकोनॉमी है उस पर फोकस करना था। हमें कोशिश करनी थी कि अब हम हमारी ओशन से भी अच्छा खासा इकोनॉमी को डेवलपमेंट में हेल्प कर पाए, और रीजनल इश्यूज जो हैं उनको अपना टैकल कर पाए। चाइनीज इन्फ्लूजन जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है उसको भी हम कम कर पाए, राइट। चलिए आगे बात करते हैं बैटलफील्ड टूरिज्म ऐप की। तो ये यहाँ पर हमारा भारत रणभूमि दर्शन ऐप जो है उसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। यहाँ पर क्या दिखाया गया, 7 हिस्टोरिकल बैटलफील्ड्स के बारे में बात हुई, आपको वर्चुअल टूर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और मल्टीमीडिया कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। सबमरीन्स और वॉरशिप्स जो जो कमीशन हुए हैं, सबसे पहले नीलगिरी के बारे में और वाक्षीर के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो सूरत में अभी आपके कमीशन हुए थे, ठीक है। ये किसने बिल्ड किए हैं, इनको बिल्ड किया है मज़ागाओन डॉक शिपयार्ड्स ने। चलिए फीचर्स ऑफ कमीशन प्लेटफॉर्म्स, नीलगिरी के क्या क्या फीचर्स हैं, मल्टी रोल कैपेबिलिटीज है, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं अब हम वाक्षीर की। तो वाक्षीर में आप क्या देख रहे हैं, ये क्वाइट सबमरीन विद टॉर्पेडोज है, एंटी शिप मिसाइल्स वगैरह ये लॉन्च करने में आपको हेल्प कर रहा होता है, राइट। फिर आती है की लेइंग ऑफ 7th ASW SWC शिप। तो ये कहां पर हुआ है, यहाँ पर आप लोकेशन याद रखिएगा, ये कोची में हुआ था लेड, ठीक है। चलिए ICG एंड इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड रिन्यू MOU। तो यहाँ पर एक MOU साइन हुआ है किसके बीच में, इंडिया के बीच में, किसके साथ में, इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड के साथ में, ठीक है। जहां पर बेसिकली डिस्कशंस हुए हैं मैरीटाइम रिसर्च और सर्च के बारे में, पोल्यूशन रिस्पॉन्स के बारे में, ठीक है, एंड इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में। अब आती है बात प्रेरला मिसाइल की। तो इंडिया की पहली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल जो है कन्वेंशनल स्ट्राइक्स के लिए लॉन्च की गई, कितनी रेंज में, 400 किलोमीटर की रेंज में, ठीक है। चलिए ये आपके ब्रह्मोस मिसाइल्स जो हैं उनको भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और प्रहार को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है।
आगे बात करते हैं हमारे जो रक्षा मंत्री है, कौन है डिफेंस मिनिस्टर, राजनाथ सिंह। उन्होंने संजय द बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च किया। सर्विलेंस सिस्टम क्या कर रहा होगा, सर्विलेंस रख रहा होगा, राइट। तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कि ग्राउंड और एरियल सेंसर इनपुट्स को बेसिकली इंटीग्रेट कर कर चेक कर रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी भी तरह का इन्वेजन इंडिया में किया गया हो। इसको किसने डेवलप किया है, इसको BEL ने डेवलप किया है, इंडियन आर्मी ने, ठीक है। किस मिशन के अंदर, अंडर आत्म भारत। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसकी कॉस्ट है 2402 करोड़ रुपीस। फिर आती है हमारी फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस टैब्ल्यू। तो अगर हम बात करें इसकी, बेसिकली हमारे रिपब्लिक डे परेड में जो टैब्ल्यूज निकलते हैं उनमें हमारी इंडिया की पहली ट्राई सर्विस टैब्ल्यू आई थी, जिसकी थीम थी सशक्त और सुरक्षित भारत, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में बात की थी, ज्वाइंट ऑपरेशन रूम्स के बारे में बात की थी कि हम जल थल, ठीक है, और वायु में किस तरह से हमारे ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अर्जुन मेन बैटल टैंक, तेजस MKI-22, ALH, INS विशाखापट्टनम, इन सब के ऊपर बेसिकली क्या देखने के लिए मिला, इनकी कैपेबिलिटीज देखने के लिए मिली। अब आती है बात INS सर्वेक्षक की, जो कि अपना हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ मॉरिशस कंप्लीट कर चुका है, राइट। तो यहाँ पर इसने 25,000 से ज्यादा स्क्वायर नॉटिकल माइल्स कवर किए, राइट। तो हमेशा याद रखना, जब हम शीज एंड ओशियंस की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम किस में ले रहे होते हैं यूनिट को, नॉटिकल माइल्स में ले रहे होते हैं, ठीक। आगे अगर हम बात करें, इसमें इंडियन नेवी ने अपने जो सर्विस थे वो 89,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में कंडक्ट किए 5 साल के अंदर अंदर। अब आती हैं कुछ स्पोर्ट्स न्यूज, ठीक है। स्पोर्ट्स न्यूज भी आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ल्ड बिल्ड्स चेस चैंपियनशिप की, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर इंडिया के 2 लोग थे, है ना, आपको शायद याद होगा। तो यहाँ पर इंडिया के दोनों हमारे लोग गए थे, गुकेश जी गए थे, और इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा कि जो मैग्नस कार्लसेन और आयन नॉपनिन कांची थे, उन्होंने शेयर किया था अपने टाइटल को, राइट। तो यहाँ पर ना काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, पहले इनको अलाउ नहीं किया गया था, फिर इनको अलाउ कर दिया गया था। तो इस तरह से आपको काफी सारी कंट्रोवर्सीज देखने के लिए मिलेंगी। आर वैशाली की अगर हम बात करें तो इन्होंने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है। इनके भाई ने और गुकेश जी ने दोनों ने ही मिलकर क्या किया था, यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। इनके भाई का नाम क्या है, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, ओके। तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे हिमंत मुदप्पा के 15th नेशनल टाइटल की। तो हिमंत मुदप्पा जो हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बेसिकली उन्होंने 15th नेशनल टाइटल अचीव किया MMSC FMCI इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप में, ओके। ये पहले ऐसे इंडियन मोटर स्पोर्ट्स एथलीट हैं जिनको 15 टाइटल्स मिले हैं। अच्छा, इसके अलावा इनका निकनेम क्या रखा गया है, लाइटनिंग R1 इनका नाम रखा गया है। आगे बात करते हैं केरला की मेड इन हैंडबॉल टाइटल की। तो केरला को अभी क्या मिला है, सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप में इनको फर्स्ट टाइम टाइटल मिला है, ठीक है। इन्होंने किसको डिफीट किया है, चंडीगढ़ को डिफीट किया है। ये फाइनल्स कहां पर हेल्ड हुए थे, आपके केरला में हेल्ड हुए थे, ठीक है। अच्छा, बेस्ट प्लेयर और हमारे किसको मिला था, देवेंद्र जी को मिला था, और राहुल जी को हमारे यहाँ बेस्ट गोलकीपर मिला था। आगे बात करें खो खो वर्ल्ड कप की, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में खो खो वर्ल्ड कप का इनॉग्रल हुआ, राइट। यहाँ पर 21 मैन और 20 वीमेंस टीम थी। अगर बात करें कितनी कंट्रीज आई हैं, 24 कंट्रीज यहाँ पर आई हैं। 2 ट्रॉफीज अनवील की गई हैं, ब्लू फॉर मेंस ट्रस्ट एंड डिटर्मिनेशन, ग्रीन फॉर वीमेन ग्रोथ एंड वाइटलिटी। चलिए आगे बात करते हैं, ओडिशा ने अभी स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप डील अनाउंस की है फॉर इंडियन खो खो टीम। तो ओडिशा जो है वो क्या कर रहा है, 3 साल के लिए स्पॉन्सर की तरह वर्क करेगा, किसके लिए, इंडिया की खो खो टीम के लिए। तो जिसमें ये क्या कर रहे हैं, 5 करोड़ रुपए एनुअली ग्रांट करेंगे। फिर आती है मॉनफिल्स की। तो मॉनफिल्स जो है वो ओल्डेस्ट सिंगल्स चैंपियन बन गए हैं ATP टूर हिस्ट्री में। तो इनका फुल नेम क्या है, गेल मॉनफिल्स, ठीक है। तो अब ये क्या बन गए हैं, ओल्डेस्ट ATP टूर टाइटल विनर बन चुके हैं। इन्होंने किसको,
सरपास किया है, इन्होंने रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड को सरपास किया है। चलिए, अब आती है बात तमिलनाडु के एक रेलवे वीमेन में। हमारी बेसिकली तमिलनाडु मैन और रेलवे वीमेन जो हैं, इन्होंने नेशनल बास्केटबॉल टाइटल्स जो हैं उनको रिटेन कर लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके नाम पर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप टाइटल्स हो चुके हैं। चलिए, आगे बात करें, फॉर्मर वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन फ्यूरी रिटायर्स। तो कौन है? टाइसन फ्यूरी। ठीक है, तो अभी ये क्या थे? ये बेसिकली हमारे फॉर्मर वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन थे और इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, राइट। चलिए, अस्मिता खेलो इंडिया विमेन्स योगासन लीग। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये कंक्लूड हो गई है, राइट। तो यहाँ पर 25 लाख रुपए का प्राइज मनी दिया गया है। मो फारहा, ठीक है, इनको क्या बोला गया है? इनको बोला गया है कि ये मुंबई मैराथन के एम्बेसडर हैं अब से। ठीक है, 20th टाटा मुंबई मैराथन के लिए ये क्या है? ये अब आपके एम्बेसडर बन गए हैं। अच्छा, अगर बात करें तो ये 4 टाइम गोल्ड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, राइट। चलिए, नेशनल वीमेंस T20 फॉर ब्लाइंड, ये कहाँ से शुरू हुई है? ये हमारा शुरू हुआ है कोची में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हॉकी इंडिया लीग के लिए। तो हॉकी इंडिया लीग ने अब अपनी जो प्राइज मनी है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? उसको बढ़ाकर इन्होंने 10 करोड़ रुपए कर दिया है। तो मैन विनर विल रिसीव 3 करोड़ और विमेन विनर जो है उनको 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। और इसके अलावा इंडिविजुअल अवार्ड जो है उनको भी इंक्रीज कर दिया गया है। गुप्तिल की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर कर लिया है। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। मार्टिन गुप्तिल जो है वो कहाँ से खेलते हैं? न्यूजीलैंड से खेलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी न्यूज में क्वेश्चन आ सकता है। BFI अडॉप्ट्स वर्ल्ड बॉक्सिंग न्यू वेट क्लासेस। अब हमारी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने न्यू मैन एंड वुमेन्स वेट कैटेगरीज जो है उनको अडॉप्ट कर लिया है। नोवेक जोकोविक ने अभी एक फेडरल का रिकॉर्ड तोड़ा है 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में, जहां पर इन्होंने अपना 430th ग्रैंड स्लैम खेला। ठीक है, सिंगल मैचेस में। और ये क्या बने? ये पहले इंसान, पहले सॉरी फर्स्ट मैन बन गए टू अचीव 150 ग्रैंड स्लैम विंस। अगर बात करें हम खो खो वर्ल्ड कप की, तो इंडिया जो है वो इनॉग्रल चैंपियंस बन चुका है बोथ मैन एंड वुमेन्स इवेंट में। ओके, जहां पर हमारी वुमेन टीम भी जीती है और मैन टीम भी जीत गई है। प्यूमा इंडिया की बात करें तो इन्होंने PV सिंधु के साथ में कोलैबोरेट किया है टू स्ट्रेंथन बैडमिंटन प्रेजेंस। ओके, PV सिंधु को कौन सा ओलंपिक मेडल मिला था? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। अब आती है बात इंडिया की, तो इंडिया फाइड वर्ल्ड कप 2025 जो है उसको होस्ट करने वाला है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन। अच्छा, अब ये भी आ रहा है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे? ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सलिन एन सी योंग क्लिंच सिंगल टाइटल्स। तो इंडिया ओपन जो हुआ उसमें विक्टर एक्सलिन जो है वो मेन सिंगल जीते और विमेन सिंगल एनसी योंग जो कहाँ से हैं? कोरिया से हैं, उन्होंने अपने टाइटल्स जीते हैं। चलिए आगे बात करते हैं माइकल क्लर्क की। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम को ज्वाइन कर लिया है। अब इनकी भी फोटो वहां पर लगेगी। ठीक है, तो ये इनकी विक्ट्रीज, इनके रन्स वगैरह देखने की वजह से ये काफी अच्छी अचीवमेंट्स है इनकी, इसीलिए इनको ये हॉल ऑफ फेम का पार्ट बनाया गया है। अब आती है बात ओडिशा वॉरियर्स की। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सुरमा हॉकी क्लब जो है उसको हरा दिया था। ठीक है, ऋतुजा डाटसो पिस्सल जो है उनको, उन्होंने 2 गोल्स जो हैं दोनों को अचीव किया, दोनों को बेसिकली इनको दोनों गोल्स मिले, दोनों को स्कोर किया इन्होंने। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? ओडिशा वॉरियर्स जो है टीम का नाम है, तो ये जीत गई। इसके बाद में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, ये कहाँ पर होंगे? ये आपके लद्दाख में होंगे। हर साल लद्दाख में ही होते हैं, कोई नई चीज नहीं होगी। आती है बात भारत स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव की। तो ये किसने बिहार सॉरी ये हमारे जो CM है वहां के नीतीश कुमार, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, राइट। फिर आती है बात पृथ्वी सेकर, ऑस्ट्रेलियन डेफ टेनिस चैंपियन। तो पृथ्वी सेकर जो है उन्होंने फ्रांस के ओलिवर ग्रेव को हरा दिया था फाइनल्स में। ये काफी बड़ी न्यूज भी बनी थी। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं कि इन्होंने एक टफ विन ली थी, कहां पर? ओवर मैरिनो केगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38th नेशनल गेम्स जो कहां पर हो रहे हैं? आपके देहरादून में हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अभी ICC विमेन्स चैंपियनशिप को जीत लिया था, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें इन्होंने 24 में से 24 में से 18 मैचेस जो है उन्हें जीता। मानू शाह एंड
मानुष शाह एंड दिव्या चिताले ये बन गए हैं नेशनल टीटी चैंपियन। तो ये अच्छा, ये देखिए ये दोनों ही आरबीआई से हैं, राइट। तो इन्होंने, मानुष शाह ने पायस जैन को हराया था और दिव्या चिताले ने श्रीजा अकुला को हरा दिया था। स्टीव स्मिथ की बात करें तो अभी इनके 10,000 टेस्ट रन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, स्टीव स्मिथ कहाँ से खेलते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर ये 15th प्लेयर हैं टेस्ट हिस्ट्री में और 4th ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं ऐसा करने के लिए, ठीक है। लारा, तेंदुलकर और संगकारा, इन तीनों के बाद में ही इनका नंबर आ रहा है। चलिए, 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, तो ये कहाँ पर होस्ट हो रही है, चेन्नई में, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंडिया जो है पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को कब से कब तक करेगा इनॉग्रेट, मतलब ऑर्गेनाइज सितंबर 26 से अक्टूबर 5 2025 तक। फिर आती है बात अर्शदीप सिंह की, तो इन्होंने अभी 36 विकेट्स लिए थे 18-20 में। तो यहाँ पर ये बन गए हैं आईसीसी मैन 2020 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ओके, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्शदीप अभी एक नए प्लेयर है तो अगेन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आती हैं कुछ समिट्स एंड इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे 8th एडिशन ऑफ इंडस फूड से, ठीक है। चिराग पासवान जो कि हमारे एफपीआई के यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है, इन्होंने 8th एडिशन को लॉन्च किया है। कहाँ पर किया है इन्होंने, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। ग्रेटर नोएडा अगर आप कभी गए होंगे तो यहाँ पर इंडिया एक्सपो मार्ट है, वहां पर ही इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं। चलिए, अगर हम बात करें इसके बाद में, इंडिया अपना इंटरनेशनल सेमिनार को लॉन्च कर रहा है, होस्ट कर रहा है, टू डेलिब्रेट ऑन चैलेंजेस एंड इनोवेशंस इन द एरिया ऑफ फॉर्मलाइजेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स। जो हमारे इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, उनके लिए हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल सेमिनार्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे 31 कंट्रीज से अलग अलग लोग आएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ये भी देखने के लिए मिलेंगे। चलो आगे बात करते हैं। जितेंद्र सिंह जो है, कौन है ये, हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। इन्होंने आर्ट ऑफ इंडिया 2025 कर एक इवेंट लॉन्च किया है जहां पर इंडियन आर्ट की ब्रिलियंस के बारे में बात की जाएगी और यहाँ पर 250 से ज्यादा आर्ट वर्क्स दिखाए जाएंगे, ठीक है। और किस किस के, राजा रवि वर्मा के, एम.एफ. हुसैन के एंड एस.एच. राजा के। चलिए रजा। फिर आती है बात पीएम मोदी जी की, जिन्होंने एआई समिट अभी अटेंड की है, करने वाले हैं, सॉरी ये इसको अपना होस्ट भी कर रहा है फ्रांस, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको लीड करेंगे किसके साथ में, ये बेसिकली प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। ओके, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर आपकी 90 कंट्रीज आएंगी, यूएस, चाइना, इंडिया एंड गल्फ नेशंस। इनका क्या मेन एम होगा, मिस इन्फॉर्मेशन, मिसयूज ऑफ एआई और ग्लोबल गवर्नेंस, इसके ऊपर ये डिस्कशन कर रहे होंगे। आगे आती है बात एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव की। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली थीम्ड है एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइव स्टॉक इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली ये इसकी थीम है जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स को हम एम्पावर कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हमारी लाइव स्टॉक इकोनॉमीज। लाइव स्टॉक से रिलेटेड होगी, कैटल्स वगैरह से रिलेटेड, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें, 40 प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंडर और एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंडर। ओके, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की अगर हम बात करें तो लाइव स्टॉक मिशन जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं एक काफी पुराना मिशन है, ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ था, ये कोई बता सकता है क्या? बेसिकली हमारा ये जो भी मिशन है ये काफी पुराना है, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी। ये हमारी किसके लिए आया था, सबसे पहले तो लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी के लिए आया था, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो इसके लिए इंडिविजुअल्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, ये सभी इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे आपके सबमिशंस भी आ रहे होते हैं, राइट। चलिए आगे अगर हम बात करें, इसके बाद में हम और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं 10,356.90 करोड़ रुपीस के उनको फंड किया जा रहा है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन कब लॉन्च हुआ था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है।
चलिए, इसके अलावा एनएलएम ईडीपी स्कीम आपकी लॉन्च की गई थी 2021 में, जहां पर 50% कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की गई थी 50 लाख रुपए तक 3010 प्रोजेक्ट्स के लिए, जिनका वर्थ था आपका 2182.52 करोड़ रुपीस। ओके, चलो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसकी मीटिंग हमेशा डेवोस में ही होती है, ये भी याद रखना, इसके हेडक्वार्टर में। ओके, इस बार का थीम क्या है वो इंपॉर्टेंट है, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। इंटेलिजेंट समझ जाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो रहे होगा आपका। रीइमेजिनिंग ग्रोथ, इन्वेस्टिंग इन पीपल, रिबिल्डिंग ट्रस्ट, इंडस्ट्रीज इन इंटेलिजेंट एज एंड सेफगार्डिंग द प्लैनेट। ओके, चलो, अगर हम बात करें इसके अलावा, इसको किसने अटेंड किया है, हमारे इंडिया से श्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसको अटेंड किया है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिया गया है कि इंडिया ने $1 ट्रिलियन का एफडीआई इनफ्लो जो है वो अप्रैल 2000 से अब तक में सरपास कर लिया है, जिसमें कि हमने देखा कि इंडिया में एफडीआई का ग्रोथ 26% देखा गया है और कितना हो चुका है, $42.1 बिलियन हो चुका है। अब आती है बात 28 CS पॉस मीटिंग की, जो कि इंडिया में हेल्ड की जाएगी ऑन एप्लीकेशन ऑफ एआई एंड सोशल मीडिया इन वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्स। ओके, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि ये इंडिया में होगा। कौन से ईयर में हो रहा है, 2026 में होगा, राइट। चलिए, इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, नहीं, इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है सच। चलिए, नेक्स्ट आता है 8th एडिशन हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इसका निकलेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली इंडिया का जो ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो आपका 20,000 करोड़ रुपए तक 3 साल में हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, नए पोर्टल्स लॉन्च होंगे, जैसे कि ट्रैकनेट 2.0 फॉर ट्रेसेबिलिटी, ऑर्गेनिक प्रमोशन पोर्टल, रिवैम्प्ड अपीडा, एग्री एक्सचेंज पोर्टल्स। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगस्त्यार्स लिगेसी टू फोकस ऑन काशी तमिल संगमम 3.0। तो यहाँ पर थर्ड काशी तमिल संगमम हो रहा है, कहाँ पर, महर्षि अगस्त्यार की लिगेसी के ऊपर हो रहा है, नमो घाट वाराणसी में। ओके, नमो घाट काफी फेमस घाट बन चुका है वाराणसी में। चलिए आगे बात करते हैं भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या देखेंगे हम, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आपका दिल्ली में इनॉग्रेट हो रहा है, 17 जनवरी को अब तक हो चुका है, राइट। चलिए, इसके अलावा 3 वेन्यूज पर ये होगा, भारत मंडपम, यशभूमि और इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट एट ग्रेटर नोएडा, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव हमारा कहाँ हो रहा है, शिवलोंग में हो रहा है। कौन करवा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इसको करवा रहा है, ठीक है। किसके ऊपर है ये, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। चलिए आगे बात करते हैं, पीएम मोदी इनॉग्रेट कर रहे हैं ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 इन न्यू दिल्ली, राइट। चलिए, इसमें अगर हम बात करें तो इसकी थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर इसका जो मोटो है, गांव बड़े तो देश बड़े, इसका मोटो रहेगा। थीम है बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर रूरल इंडिया को ग्रो करने की बात कर रहे हैं, ग्रामीण भारत मतलब रूरल इंडिया। चलिए, वर्ल्ड बुक फेयर कहाँ पर हो रहा होगा, हमारा प्रगति मैदान में, दिल्ली में, ठीक है, हर साल होता है। इस बार की थीम क्या है, रिपब्लिक एट 75, सेलिब्रेटिंग 75 years ऑफ इंडिया रिपब्लिक। ओके, चलिए, सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल, सुंदरबन कहाँ पर है आपका, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। इसका 3rd बर्ड फेस्टिवल आपका देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सुंदरबन टाइगर रिजर्व एंड साउथ 24 परगनास डिवीजन जो है, ये मिलकर वेस्ट बंगाल की वर्स्ट वाइल्ड लाइफ विंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्या, इसको फेस्टिवल को, राइट। तो ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर आपके लिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये कहाँ पर हो रहा है, सजने खली में हो रहा है। चलिए, बस यही इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए। अब आती है बात नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव की। तो हम क्या देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड फैमिली वेलफेयर के साथ में, और क्या कर रहे हैं, नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव को इन्होंने निकाला है अंडर धरती अबाजा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली सिकल सेल अनीमिया अवेयरनेस के लिए और काउंसलिंग के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नेशनल लेवल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कर रहे हैं, ठीक है।
इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल सिकल सेल एलिमिनेशन के लिए, तो ये इसके लिए हमने डिसाइड किया है कि 2047 तक हम इसे इरेडिकेट कर देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आरबीआई एग्जाम ऑल्सो एंड अदर एग्जाम्स एज वेल। ओके, चलिए आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टैब्लिशमेंट किया गया है भगवान बिरसा मुंडा चेयर ऑफ ट्राइबल हेल्थ एंड हेमेटोलॉजी एट एम्स दिल्ली। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये हमारा भगवान बिरसा मुंडा चेयर, बिरसा मुंडा, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली रियली वेरी सॉरी, ठीक है, बिरसा मुंडा चेयर ऑफ ट्राइबल हेल्थ एंड हेमेटोलॉजी को कहाँ पर आपका स्टैब्लिश किया गया है। आगे बात करते हैं उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव की। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इस एग्जीबिशन को भुवनेश्वर में इनॉग्रेट किया है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर कुछ इवेंट्स हैं जैसे वेड इन इंडिया एंड हील इन इंडिया, इनको आपका क्या किया गया है, सपोर्ट किया गया है। अब आती है बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस कमेंसेस इन गांधीनगर, ठीक है। तो अगर गुड गवर्नेंस की बात हो रही है तो गांधीनगर में इसको किया गया है, ऑर्गेनाइज किसने किया है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ क्या था इसमें, एसोसिएशन ऑफ, एक सेकेंड ना, इसका थोड़ा सा मेरे को ध्यान से जा रहा है, एक सेकेंड, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, या तो उसके लिए है ये आपका, ठीक है। चलिए बोलते बोलते थोड़ा सा ना मुंह भी थक जाता है कभी कभी, तो ऐसा हो जाता है कि हम लोग का टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग देखो दोबारा से हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये आपका फिर से डेवोस में आ गया है, स्टार्ट हो रहा है, तो उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्रिस्टल अवार्ड दिए जा रहे हैं बैकहम, फर्स्टनबर्ग एंड यूमाटो को। ओके, तो यहाँ पर डेविड बैकहम, डाइन वॉन फर्स्टनबर्ग एंड रिकिन यामाटो को क्रिस्टल अवार्ड दिए जा रहे हैं उनके सोशल, एनवायरमेंटल एंड क्रिएटिव प्रोग्रेस के लिए। चलिए आगे बात करते हैं अब हम अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। तो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रेट प्लेस टू वर्क। बेसिकली ये क्या है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये आपको अवार्ड दे रही होती है, ठीक है। तो ये किसको मिला है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इसमें विनर बनकर आए हैं। फिर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स मिले हैं, वेरियस विनर्स हैं इसके लिए, ये कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देते हैं। फिर थर्ड एडिशन आया है आपका ग्लोबल हैकाथॉन का, जहां पर एफपीएल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एग्जॉल्ट्स, ठीक है, ये कुछ की कंपनीज हैं जो कि विनर्स हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट थीम्स के अंडर लोग विनर्स हैं, जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली। लेवल 5 एक्रेडिशन ये किसको मिला है, ये आपको मिला है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में, ठीक है। तो इसको कौन देता है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल आपको ये प्रोवाइड कर रहा होता है। देन आता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किसको मिला है, कप्पर बीच को मिला है, चाल बीच को मिला है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि कापड़ ब्रिज और चाल बीच ये कहाँ पर है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कापड़ विलेज जो है ये बेसिकली एक विलेज है जो कि आपको देखने के लिए मिलता है कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। ओके, इसके अलावा अगर बात करें चाल बीच की, तो चाल बीच आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको बेसिकली देखने के लिए मिलेगा कन्नौर में, राइट। तो कन्नौर आपका यहाँ पर कहाँ पर है, ये कन्नौर में ये आपको मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं यूसीजी रिकॉग्निशन की। तो बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है उनको अभी रिकॉग्नाइज किया गया है, इनको अवार्ड किया गया है अंडर सेक्शन 2 ऑफ यूजीसी एक्ट, क्योंकि ये फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस में काफी अच्छे आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सिंगापुर का ऑनरी सिटीजन अवार्ड मिला है हमारे तरुण दास जी को, ठीक है। तरुण दास जी के बारे में शायद आपने पहले भी सुना होगा, ये अक्सर न्यूज में बने रहते हैं। तो ये एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने SCII भी हमारे यहाँ पर सर्व किया था। ओके, तो चलिए आगे बात करें, इनकी एक बुक भी है इंडिया राइजिंग एमरजेंस ऑफ अ न्यू वर्ल्ड पावर। देखो कई बार क्या होता है आपके पास में, क्योंकि जो भी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी न्यूज में होते हैं उनके द्वारा लिखी हुई बुक्स वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है। इनको क्या मिला है, इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है, ये भी आप याद रखना, राइट। चलिए अच्छा, अगर मैं बात करूं ये किसके चेयरमैन हैं, तो ये बेसिकली चेयरमैन है एडवाइजरी बोर्ड जेसीबी इंडिया के, और हम बात करें सासस्कवा इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन जिसके ये अगेन चेयरमैन है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम आरके श्रीकतन ट्रस्ट अवार्ड।
तो ये किसको मिला है, ये मिला है टीवी गोपाल कृष्णन जी को। ओके, ये किसने दिया है, आर के श्रीकंठन ट्रस्ट ने दिया है। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज, ये किसको मिला है, उर्वशी सिन्हा को ये प्राइज मिला है। तो उर्वशी सिन्हा के अगर बारे में हम बात करें तो उर्वशी सिन्हा कौन है, ये एक फिजिशिस्ट है, ठीक है। तो ये इंडियन फिजिसिस्ट और प्रोफेसर है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में। इनकी क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और क्वांटम फोटोनिक्स के ऊपर रिसर्च काफी फेमस है। आगे बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में। तो ये किसको मिला है, ये इनकॉइस को मिला है। इनकॉइस का हेडक्वार्टर आप लोग बता सकते हैं कि इनकॉइस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि इनक्वाइस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। देखो इनक्वाइस करता क्या है, ये आपको पता है कि ओशियन डेटा इंफॉर्मेशन एडवाइजरी सर्विसेज ये सभी चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के। बहुत बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कहाँ पर है, ये हैदराबाद में आपका इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें क्रिस्टल अवार्ड्स हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रोवाइड किए गए थे। आईबीएफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड किसको मिला है, सिटी यूनियन बैंक को मिला है, राइट। फिर आती है बात 97th एकेडमी अवार्ड्स की। तो 97th एकेडमी अवार्ड्स किसको मिले हैं, अनुजा, ठीक है। ये एक इंडियन शॉर्ट फिल्म है, राइट। तो यहाँ पर इंडियन शॉर्ट फिल्म अनुजा को क्या मिला है, अवार्ड मिला है। अनुजा की अगर हम बात करें तो बेसिकली अनुजा के लिए देखो, अगर आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें बेसिकली देखो, एक तो है ना ये ऑस्कर नॉमिनेटेड है, ये याद रखना। इसके अलावा आपके पास पूछा जा सकता है कि इसको डायरेक्ट किसने किया है, इसके डायरेक्टर कौन है। तो इसको डायरेक्ट किया है एडम जे ग्रेव्स ने, ओके, एडम जे ग्रेव्स। स्टोरी भी उन्होंने ही इसकी लिखी है। इसमें अगर हम बात करें कि इसकी जो बेसिकली फीमेल स्टार हैं, जो उसमें छोटी बच्ची हैं, सजदा पठान, ठीक है। तो सजदा पठान जो है वो इसमें एज हीरो प्ले कर रही हैं। चलिए, फिर आता है प्रवासी भारतीय सम्मान। तो इस बार का प्रवासी भारतीय सम्मान किसको मिला है, हमें ये बताना है। अगर हम बात करें प्रवासी सम्मान भारतीय सम्मान की, तो ये किसको मिलता है, ये देखिए प्रवासी भारतीय सम्मान उन लोगों को मिलता है जो इंडियन ओरिजिन के होते हैं और बाहर कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस बार प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 वाला आपको देखो, इसको ना अभी गवर्नमेंट ने लेटेस्ट कुछ साल पहले ही इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये मिला है प्रोफेसर अजय राणे को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, डॉक्टर मार्लिना जोन फर्माडिस को, जो ऑस्ट्रिया से हैं, ठीक है। एक ऑस्ट्रेलिया से है, एक ऑस्ट्रिया से है, ऐसा याद रखना, ओके। चलो आगे बात करते हैं, कुछ खेल रत्न अवार्ड्स हैं। तो गुकेश डी जो है जिनको चेस में मिला है, हरमनप्रीत जी को हॉकी में मिला है, श्री प्रवीण कुमार जी को पैरा एथलेटिक्स में अवार्ड मिला है, ओके। चलिए, अर्जुन अवार्ड्स की एक लिस्ट है हमारी, यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स पर्सन और वो किस डिसिप्लिन में है उनको याद रखना होगा, ठीक है। चलो, आपको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आपको पर्टिकुलर नेम्स दे दी जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये किस स्पोर्ट्स में है। चलिए, अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम किसको मिला है, श्री सुचा सिंह को, जो कि एक एथलेटिक्स एथलीट है। और अगर हम बात करें श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर, जो कि पैरा स्विमर है। आगे बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड्स की, तो ये आपको रेगुलर कैटेगरी में यहाँ पर मिले हैं श्री सुबेश राणा को, जो कि पैरा शूटिंग का पार्ट है, मिस दीपाली देश पांडे जो शूटिंग में है, और श्री संदीप सांगवान जो कि हॉकी में है, ठीक। लाइफ टाइम अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो श्री एस मुरलीधरन जी को बैडमिंटन में और श्री अरमांडो एंग्लिको कोलकालो को फुटबॉल में मिला है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को मिला है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ओवरऑल विनर रही है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फर्स्ट रनर अप और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी आपकी सेकंड रनर अप रही है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अर्जुन अवार्ड्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खेल रत्न अवार्ड्स आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये सभी याद रखने हैं। अब आती है बात हमारे गोल्डन ग्लोब 2025 की विनर्स की। तो बेस्ट परफॉर्मेंस इन बाय एन एक्टर इन अ मोशन पिक्चर ड्रामा में एड्रियन ब्रॉडी को मिला है द ब्रूचलिस्ट के लिए। इसके अलावा बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिली है फर्नांडा टोरेस को आई एम स्टिल हियर के लिए, एंड बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा आपको मिला है द ब्रूचलिस्ट। देखो मेजरली क्या होता है ना, कोई भी एक मूवी अगर उसको बहुत अच्छी मूवी के लिए अवार्ड मिल रहा है तो काफी सारे अवार्ड्स उनको ही मिल रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मूवी इतनी अच्छी उनके एक्ट्रेस ने, उनके डायरेक्टर्स ने उसमें काम किया होता है।
आगे बात करें बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल इन एनी मोशन पिक्चर, तो ये मिला है जो सल्वानिया को। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल इन एनी मोशन पिक्चर कियारा कुल्किन को। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन टेलीविजन सीरीज ये मिला है आपको जीन स्मार्ट को। चलिए ये थोड़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हमारे कुछ और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग आपका माल को मिला है, बेस्ट मोशन पिक्चर एमिला पर्स को, बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर ब्रैडी कॉर्बेट द ब्रूचलिस्ट को मिला है। ठीक, बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेटेड फ्लो, बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा शोगुन, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ टेलीविजन सीरीज जेरेमी एलन वाइट। ठीक, चलिए अब कुछ नोटेबल विनर्स की और बात कर लेते हैं। तो बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल इन टेलीविजन सीरीज जैसिका गुनिंग को मिला है बेबी रेंडियर के लिए। इसको हम थोड़ा स्किप कर सकते हैं, राइट। चलिए आईसीसी अवार्ड्स देख लेते हैं। आईसीसी मेंस 2020 क्रिकेटर अवार्ड ऑफ द ईयर मिला है अर्शदीप सिंह को, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। विमेन में मिला है आपको एमिलिया कीजर को, जो कि न्यूजीलैंड की प्लेयर है। ठीक है, आईसीसी मैन 2020 टीम ऑफ द ईयर मिला है रोहित शर्मा, ट्रेविस हेड, फिल सॉल्ट, बाबर आजम, निकोलस पूरन, ठीक है, सिकंदर रजा, हार्दिक पांड्या, राशिद खान, वनीडू हजरंगा, जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप सिंह जी को। आईसीसी विमेन 2020 टीम ऑफ द ईयर किसको मिला है लॉरा वर्ल्डवर्ड को, जो कि कैप्टन है। स्मृति मंधाना, बताइएगा कौन सी टीम की कैप्टन है वो। हमारी अंथा पुथुरु, हाइली मैथ्यूज, नैट स्काइवर ब्रुंट, मैली कैर, रिचा घोष। थोड़े से मुझे नाम में हो सकता है कि मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया हो, तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर ये मिला है यशस्वी जायसवाल, पैन टिकट। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, आप नाम याद कर लीजिएगा। फिर अगर हम बात करें एम्पायर ऑफ द ईयर रिकार्ड इलिंगवर्थ को मिला है। आईसीसी मैन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर गेरहार्ड रसुम को मिला है। देखो इतनी सारी कैटेगरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे याद कर लो टेस्ट में किस किस को मिला है, ओडीआईज में किसको मिला है। ठीक है, इसके अलावा विमेन में किस किस को मिला है, स्मृति मंधाना को मिला है। आईसीसी मैन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को मिला है। इसके अलावा ये याद कर सकते हैं, एम्पायर वाला आप याद कर सकते हैं। एमर्जिंग क्रिकेटर कौन है, कामिंडो मेंडिस है। ठीक है, चलो अब आती है बात अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन अपॉइंट हुआ है, किस किस पोस्ट पर हुए हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलिएगा, क्योंकि मेरे बोलने से आपको ये याद हो जाए, ये थोड़ी सी चांसेस कम है, राइट। विपुल कुमार, इनको ऑफिशिएट किया गया है एज डीजी ऑफ सीआरपीएफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्स। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, अनीश दयाल सिंह को इन्होंने रिप्लेस किया है। इसके बाद में रजत वर्मा जी को सीईओ बनाया गया है डीबीएस बैंक इंडिया का, इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, सुरजीत सोम को। फिर मनीष सिंघल जी को सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है एसोचैम का, जिन्होंने रिप्लेस किया है दीपक सूद को। भुवनेश कुमार जी को सीईओ ऑफ यूडीआई बनाया गया है। अगेन दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ऑल दीज अपॉइंटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में देखने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा इसमें से। अमित अग्रवाल जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। हैंडक सू जो है उनको क्या बनाया गया था, बेसिकली उनको अभी इम्पीच किया गया है एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। एक तो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, वहां से भी इनको इम्पीच कर दिया गया। फिर एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, ये कौन है, कमांडिंग ऑफिसर थे। ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर है आईएएफ वेस्टर्न एयर कमांड के। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा को। फिर जतिंदर पाल सिंह सीईओ हैं आईटीआई म्यूचुअल फंड के, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, हितेश ठक्कर को। फिर संजीव रंजन जो है वो कौन है, वो है सेक्रेटरी जनरल ऑफ आयोरा, तो इन्होंने बेसिकली किसको रिप्लेस किया है, सलमान अल फरसी को इन्होंने रिप्लेस किया है। संजीव रंजन जी ने ये आयोरा के क्या बने हैं, ये आपके अपॉइंट हुए हैं सेक्रेटरी जनरल। अनूप कुमार सिन्हा नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं बंधन बैंक के। ठीक है, आगे बात करते हैं हम माइक जॉनसन। तो माइक जॉनसन को क्या बनाया गया है, इनको रीइलेक्ट किया है यूएस हाउस स्पीकर की पोस्ट। माइक जॉनसन का हमने पढ़ लिया। अब आशीष अग्निहोत्री, तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं सीएमडी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है अशोक कुमार कलाकुरम मीना जी को। तो सीएमडी कौन होते हैं, कोई बता सकता है सीएमडी वो कौन होते हैं, थोड़ा सा आपको नॉलेज है, सीएमडी किसको बोला जाता है। चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ओके।
एवीएम मनमीत सिंह, ये है हमारे सीनियर ऑफिसर वेस्टर्न एयर कमांड के। इसके बाद में अमित गांवकर, इनको बनाया गया है टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ। अजय दिगपॉल एंड हरीश विद्यानाथन शंकर को जजेस बनाया गया है, दिल्ली हाईकोर्ट का अपॉइंट हुए हैं ये लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्योति शर्मा जो है सीईओ बनी है नैस्कॉम फाउंडेशन की, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्टिन ट्रूडो आपको पता ही है, इन्होंने पीएम की पोस्ट से रिजाइन करा है, ठीक है। इसके अलावा ये केयर टेकर पीएम बनेंगे जब तक कि कोई सक्सेसर इनका चूज नहीं हो जाता। फिर बहादुर सिंह साहू जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। एडल सुमारीवाला जो है उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये पद्मश्री अवार्डी हैं, ठीक है। इन्होंने शॉट पुट गोल्ड जीता था 2022 बुसन एशियन गेम्स में, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं हम एयर कमांडर दिबाकनाथ एयर ऑफिसर साहू, ये कौन बने हैं, एयर ऑफिसर कमांडिंग बेस रिपेयर डिपोट तुगलकाबाद, ठीक है। फिर डॉक्टर वी नारायणन, ये इसरो के चीफ एंड स्पेस सेक्रेटरी बने हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने एस सोमनाथ को रिप्लेस किया है। फिर श्री आशीष नैथानी, ये जज बने हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के। तुहिन कांटा पांडे रिवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, ठीक है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, अरुणीश चावला जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। फिर जनरल जोसेफ आउन प्रेसिडेंट बने हैं लेबनान के, और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, इनके भाई हैं माइकल आउन, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैंने बस ऐसे ही बोल दिया है। चलो, जस्टिस बी एन श्री कृष्ण, इनका काफी नाम आपने सुना होगा, बोर्ड फॉर आईडी वेरिफिकेशन फॉर्म इक्वल के ये चेयरपर्सन बन गए हैं। निकोलस मधुराव मोरोस जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं वेनेजुएला के, ठीक है। ऐसे नेम्स बहुत आ जाते हैं एग्जाम में। चलिए, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह जो है सीएमडी बन गए हैं नालको के। इसके बाद में देवाजीत साइकिया जो है वो सेक्रेटरी बन गए हैं बीसीसीआई के। और क्या है, इसके अलावा जोरन मिल्कॉन्विक जो है प्रेसिडेंट बने हैं क्रोएशिया के। इनकी पहले एक फीमेल वो थी प्रेसिडेंट। फिर इसके बाद में अक्षय कुमार बने हैं ब्रांड एम्बेसडर पोको इंडिया के, ओके। चलो आगे बात करते हैं। अपॉइंटेड पर्सन नवाब सलाम, ये क्या बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 53rd प्राइम मिनिस्टर बने हैं हमारे लेबनान के। हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था, जनरल जोसेफ ऑन जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक। आगे बात करें, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, नजीब मिकाती को। यूजुअली अब रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए एग्जाम में मिलते हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट चेयरपर्सन होते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट की बात ज्यादा होती है। अंबरकिश जो है वो ग्रुप सीईओ बन गए हैं एंजल वन के। एंजल वन आप लोगों को पता ही है, ठीक है। ये एक ऐप है जहां पर आप अपने स्टॉक्स वगैरह खरीद सकते हैं। अंकुर जहावीरी जो है एमडी एंड सीईओ बने हैं इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के। एम राजेश्वरी राव बने हैं हेड ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। अगेन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर अशोक चंद्रा कौन बने हैं, एमडी एंड सीईओ बने हैं पंजाब नेशनल बैंक के। आगे बात करते हैं हम जस्टिस कृष्ण विनोद चंद्रन, ये जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, ठीक है। पीवी सिंधु ब्रांड एम्बेसडर बनी है प्यूमा इंडिया का, ये हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। विनीत जोशी जो है वो सेक्रेटरी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के। जस्टिस अरुण मिश्रा बने हैं ओम्बड्समैन एथिक्स ऑफिसर बीसीसीआई के। रॉबर्ट जे रवि बने हैं सीएमडी ऑफ बीएसएनएल, ओके। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह 39th डीजी ऑफ सीआरपीएफ बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए हैं, आप सब लोगों को पता ही है, जो बाइडेन को उन्होंने रिप्लेस किया है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय चीफ जस्टिस बने हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। आलोक आराधे जो हैं चीफ जस्टिस बने हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। आलोक कुमार अग्रवाल एमडी एंड सीईओ बने हैं ज्यूरिस कोटैक जनरल इंश्योरेंस के। धनंजय शुक्ला प्रेसिडेंट बने हैं आईसीएसआई के। पवन जी चंडक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई। महेश कुमार अग्रवाल एडिशनल डायरेक्टर जनरल बने हैं बीएसएफ के। इसके बाद में निरिपेंद्र मिश्रा जी जो हैं चेयरपर्सन बने हैं पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के। नीरज पारिक सीईओ एंड ईडी बने हैं आपके रिलायंस पावर के, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर माइकल मार्टिन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के। इन्होंने नीरज पारिक ने रिप्लेस किया है राजा गोपाल कोरथपल्ली जी को। जय शाह जो है बोर्ड मेंबर बन गए हैं मार्लीबोन क्रिकेट क्लब के, और इसको हेड कौन कर रहा है, कुमार संगकारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज इसके साथ में अटैच्ड है। राकेश शर्मा एमडी एंड सीईओ बने हैं आईडीआई बैंक के। आयुष्मान खुराना ब्रांड एम्बेसडर बने हैं फिकी के, ठीक है। अच्छा, इसके थीम याद रख लेना, थीम क्या है, राइस रीडिफाइनिंग इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सीलेंस। ये हमेशा इनका यही रहता है क्या थीम, पहले भी यही था। चलो
जितेंद्र पाल सिंह इंडियन एम्बेसडर बने हैं इजराइल के, इन्होंने रिप्लेस किया है संजीव कुमार सिंगला को। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं हमारी यहाँ पर, इनमें से कुछ कुछ हम पढ़ चुके हैं, एक्चुअली हम सारी ही पढ़ चुके हैं। अब आती है बात गवर्नमेंट एंड डिप्लोमेटिक ऑफिसेस की, तो ये भी आप बेसिकली शॉर्टकट में एक बार देख सकते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं एमओयू एंड एग्रीमेंट्स जो जो हुए हैं, ठीक है, किस किस के बीच में ये एग्रीमेंट्स हुए हैं ये हम पढ़ेंगे और इनके ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा एमओयू है उत्तर प्रदेश और जापान की यामानाशाही प्रीफेक्चर के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉपरेशन के लिए इसको कर रहे हैं। जापान और इंडिया जो है स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप शेयर कर रहे हैं। डीपीआईआईटी और बोट क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके लिए हेडफोन्स ईयरफोन्स ये सब बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सपोर्ट करेंगे डीपीआईआईटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड D2C सेक्टर्स। फिर स्विगी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर डिलीवरी पार्टनर्स फोकसिंग ऑन वीमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। स्विगी का क्या एम है कि 1 लाख वीमेन डिलीवरी पार्टनर्स ये रखेंगे 2030 में। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन सी फूड डिलीवरी ने या फिर कौन सी ऐप ने ये बात डिसाइड की है, तो आपको याद रखना है स्विगी ने। चलिए, आधे लोग जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा वो जोमेटो मान के चलेंगे। आरईएमसी लिमिटेड ने क्या किया है, इन्होंने राइट सब्सिडरी एंड आईआरएफसी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे फाइनेंसिंग ऑप्शंस फॉर पावर प्रोजेक्ट्स सप्लाइंग इंडियन रेलवेज। डीआईपीआईआईटी ने स्टार्टअप पॉलिसी फोरम के साथ में क्या किया है, कोलैबोरेट किया है ताकि इनोवेशन एम्पायर स्टार्टअप्स एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। डीपीआईआईटी का काम ही वही है। चलिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट और आईटीबीपी ने क्या किया है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अपना क्या किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है। फिर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एंड इंडोनेशिया ने मिलकर क्या किया है, इन्होंने मिलकर डिसाइड किया है, कोलैबोरेट किया है कि 1 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस जो है वो एनुअली क्या करेंगे, इंडिया जो है वो सप्लाई करेगा। किस कौन करेगा, इंडिया से एक्सपोर्ट होगा नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के थ्रू, ठीक है। एपीएसएसडी एंड स्वानिधि इनिशिएटिव में आप क्या कर रहे हैं, की सेक्टर्स देख रहे हैं ग्रीन एनर्जी के लिए। फिर आता है सीआईएल एंड आईआरईएल, तो ये कोलैबोरेट कर रहे हैं ऑन क्रिटिकल मिनरल डेवलपमेंट के लिए। टाटा एलेक्सी एंड सीएसआईआर नेल कर रहा है डेवलप आपके लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ओके। फिर आती है बात जीएचआई एंड H2C करियर की, तो यहाँ पर एक्सप्लोरेट कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड श्रीलंका। चलिए, इन्फोसिस एंड एपीएसडीसी ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली इंप्लीमेंट करेंगे आंध्र प्रदेश में स्किल सेंसस प्रोग्राम। देखो, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पहला स्टेट है जो स्किल सेंसस प्रोग्राम लेकर आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, डीपीआईआईटी एंड जेके सीमेंट ने आपस में किया है कि इनोवेशन करेंगे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में। इंडिया और मंगोलिया हार्डली कभी कभी तो ये लोग अपनी क्या करते हैं, कोलैबोरेशंस करते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉपरेशन कर रहे हैं जियोलॉजी एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन में, इनके पास बहुत ज्यादा मिनरल्स और सारी चीजें होती हैं लेकिन अच्छे से एक्सप्लोर नहीं है मंगोलिया में। सी डॉट आईआईटी मंडी, आईआईटी जम्मू, ये सब क्या कर रहे हैं, वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर लेकर आ रहे हैं। मैंने बताया था सी डॉट आईआईटी मंडी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली इन सब के साथ में कोलैबोरेशन कर रहा है, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट और गूगल क्लाउड क्या कर रहे हैं, एआई पावर्ड यूपी ओपन नेटवर्क एंड फॉर एग्रीकल्चर लेकर आ रहे हैं। फिर इंडिया और सऊदी अरेबिया ने फाइनलाइज किया है हज कोटा को। कितना हज कोटा है, 1,75,025 पीपल जो हैं वो इंडिया से हज के लिए जाएंगे 2025 में। बीएचईएल और ओएनजीसी का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सी डॉट एंड आईआईटी बॉम्बे का हम पढ़ चुके हैं। डीपीआईआईटी एंड आईटीसी लिमिटेड क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं स्टार्टअप ग्रोथ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा का इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी डिपार्टमेंट और सिंगापुर का जीएफटीएन जो है ये क्या लॉन्च कर रहे हैं, ये एक फिनटेक्स हब लॉन्च कर रहे हैं भुवनेश्वर में। अच्छा, एक न्यूज आपका रह गया, एक सेकंड। हाँ जी, यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट एंड वर्कर्स हैं जो कि जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट, ठीक है, यूके और आपका आइसलैंड, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इस्कॉन और अडानी ग्रुप ये क्या कर रहे हैं, 1 लाख लोगों को महाकुंभ मेला में डेली खाना देने के लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया है, ठीक है।
सीएसई श्रीलंका और एनसीडीएक्स इंडिया में क्या हुआ है, कमोडिटीज ट्रेडिंग के लिए बात हुई है, नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनसीडीएक्स, ओके। तो इनके बीच में आपस में बात हुई है, इसके आप इंफॉर्मेशन याद कर लेना, हार्डली न्यूज में होता है लेकिन अगर न्यूज में है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और स्पेशली बैंकिंग के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। रशिया और ईरान ने 20 साल का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी साइन की है। ईरान के ऊपर कौन सैंक्शंस लगाता है, यूएस। रशिया का दुश्मन कौन है, यूएस। तो आपस में दो दोस्त भाई बन गए। बायलैटरल ट्रेड इनका जो है इंक्रीज होगा बाय 15.5% से $3.77 बिलियन तक पहुंच गया। देख लो फायदा कौन उठा रहा है आपस की लड़ाई का। जेएसडब्ल्यू ग्रुप एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है इन्होंने डिसाइड किया है कि 3 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल एंड ग्रीन ग्रोथ में, ठीक है। फोकस कहाँ है, ग्रीन महाराष्ट्र मिशन के ऊपर है। रिलायंस और वीपीपीएल जो है ये वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं। यूजुअली हम अडानी को देखते हैं, इस बार रिलायंस को भी देख रहे हैं। एनटीपीसी एंड सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है, सिलोन कहाँ का है, श्रीलंका का, ठीक है। तो यहाँ पर 50 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट बना रहे हैं संपूर्ण में श्रीलंका में, ठीक है। चलो कुछ और हैं हमारे टाटा ग्रुप्स के साथ में, टीसीएस और स्पर्श ने साथ में मिलकर हाथ जोड़े हैं सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। क्या करेंगे, डिजिटल पेंशन सिस्टम को 30 लाख डिफेंस पेंशनर्स के लिए इंप्रूव करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एंड डर्क ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन ये लोग साथ में आए हैं। 5000 मेगावाट क्लीन एनर्जी इंक्लूडिंग 4500 मेगावाट हाइड्रो पावर एंड 500 मेगावाट सोलार के लिए। टीसीएस एंड लैंडस प्लस स्विट्जरलैंड टू ऑफर इनोवेट एनर्जी एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। आगे एग्रीमेंट्स हुए हैं आईआईटी मद्रास एंड इसरो के, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंसेस बना रहे हैं। आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज एंड कोऑर्डिनेटिव्स बना रहे हैं सेल्सफोर्स B2C कॉमर्स डेवलपर के लिए। hyundai मोटर ग्रुप, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास साथ में काम करके बैटरीज एंड इलेक्ट्रिफिकेशन में काम कर रहे हैं। सी डॉट आईआईटी मंडी एंड आईआईटी जम्मू डेवलप कर रहे हैं वाइड बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज में हमारे सबसे पहले है 1 जनवरी, जिसको मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली डे। थीम क्या है, वन वर्ल्ड वन फैमिली बिल्डिंग ब्रिजेस अक्रॉस जनरेशन। 4 जनवरी ये हमेशा के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। सेलिब्रेटिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है। जो लोग देख नहीं सकते हैं ये उनके लिए होते हैं, ठीक है। फिर आता है 5 जनवरी नेशनल बर्ड डे, ये आपका 2002 में स्टार्ट हुआ था, एवियन वेलफेयर कोalition ने स्टार्ट किया था। 6 जनवरी को वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे, ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर में बच्चे ऑर्फन्स हो जाते हैं उनके लिए है। 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे है आपका। इसके बाद में 10 जनवरी को आपका वर्ल्ड हिंदी डे हो जाता है। ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन। 11 और 17 जनवरी को आपका नेशनल रोड सेफ्टी वीक हो जाता है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा इसकी थीम है। 18 जैन से 17 फेब तक हम नेशनल रोड सेफ्टी मंथ भी मना रहे हैं। 14 जनवरी को आर्म फोर्स वेटरन्स डे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9th एडिशन है इसका। चलिए 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मना रहे हैं, समर्थ भारत सक्षम सेना। 16 जनवरी को हम नेशनल स्टार्टअप डे मना रहे हैं। 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। 128th बर्थ एनिवर्सरी होगी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, ठीक है। नेताजी करेज डिटर्मिनेशन एंड पेट्रियोटिज्म। फिर 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ब्राइट फ्यूचर्स, ये 2008 में स्टार्ट हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एआई एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। ईसीआई ने 1950 में शुरू किया था, ये 1950 में स्टार्ट हुआ था ईसीआई। 25 जनवरी को उसी को ये मार्क कर रहा है डे को। उनका फाउंडेशन डे आपसे पूछ सकते हैं ईसीआई का कौन सा है, तो 25 जनवरी है, ठीक। नेशनल टूरिज्म डे, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। 26 जनवरी आप सबको पता है रिपब्लिक डे होता है। इस बार की थीम क्या है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, ओके। इसके बाद में आपके पास आता है 20 कौन सा वाला जनवरी है ये, एक सेकंड, हाँ इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैंने कौन सा वाला जनवरी लिखा है। कभी कभी ना थोड़ा थोड़ा टाइपिंग में इश्यूज आ जाते हैं। ये है 26 जनवरी, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज द नीड फॉर अ ग्लोबल ट्रांजिशन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
26 जनवरी को हम वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी बना रहे होते हैं, और ये यार ये बहुत ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, मनाने नहीं बोलेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनाइट एक्ट एलिमिनेट लेप्रोसी डिसीज को, ये कब मनाते हैं, लास्ट संडे को मनाते हैं जनवरी के, ठीक है, हर साल मनाया जाता है। 26 जनवरी को हम इंटरनेशनल कस्टम्स डे मना रहे हैं, कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। 27 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ हॉलोकॉस्ट, जर्मनी में हॉलोकॉस्ट हुआ था उसी के लिए है ये। फिर 27 जनवरी को नेशनल ज्योग्राफिक डे मना रहे हैं, जहां पर हम नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी का जो फाउंडिंग डे था उसके लिए इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। 29 जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे मना रहे हैं, रोल ऑफ प्रिंट मीडिया इन डिजिटल एज। अभी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, हिकीस बंगाल गैजेट, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स जो कि अभी रिलीज हुए थे, इसके बाद में हम पढ़ेंगे ओबिचुरीज एंड हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो बुक्स की अगर हम बात करें तो चाणूक्य, ये हमारा फूड एंड इकोनॉमिक्स में आया था, नोबेल प्राइज लॉरेट अभिजीत विनायक बनर्जी का और चेनियन ओलिवर का है, तो इम्पोर्टेंट हो गया। इसके बाद में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी अमिताभ कांत की है, वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनालिटीज के हिसाब से बुक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस, अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, KS चौहान का है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने इसको रिलीज किया है, ठीक है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अमित शाह जी ने रिलीज किया, लेकिन फिर भी उसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं जहां तक मेरा विचार है। वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये पंकज मिश्रा जी ने लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वाइल्ड फिक्शंस अमिताभ घोष की है, इन्होंने सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड संगमित्र चटर्जी, ठीक है। जिम्मी कार्टर 39th यूएस प्रेसिडेंट एंड नोबेल लॉरेट डाइस, ओबिचुरीज पर आ गए हो हम, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिम्मी कार्टर एक काफी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है। इनका एक ही टर्म था प्रेसिडेंट, लेकिन काफी इनको रिस्पेक्ट मिली थी ग्लोबल वाइड, और नोबेल प्राइज भी इनको मिला था। चलिए, रिनाउंड बोटनिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डेड डॉक्टर KS मनीलाल भी खत्म हो चुके हैं, उनकी भी डेथ हो गई है, ठीक है। इसके अलावा इनके अवार्ड्स आप देख सकते हैं। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम, याद रखना, आर्किटेक्ट बोला जा रहा है इनके इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का, तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण इनको मिला था, चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। शिगमनी फुकुशिरी नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर जो हैं वो भी अब खत्म हो चुकी हैं। अग्निस कैलिटी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ओलंपिक चैंपियन, इनकी भी डेथ हो गई है। रिनाउंड, ये इनको कौन से उसमें मिला था कैटेगरी में, ओलंपिक्स, ये देख लेना, जिम्नास्ट थी ये। इसके बाद में रिनाउंड राइटर फिल्म मेकर पद्मश्री अवार्ड प्रीतेश नेड्डी, इनका भी काफी नाम है, ठीक है, तो ये भी खत्म हो गए हैं। इसके बाद में रिनाउंड प्लेबैक सिंगर पे जयचंद्रन पास्ट अवे। इसके बाद में H लक्ष्मणन, फॉर्मर ED ऑफ TVS, ये भी पास्ट अवे। लेजेंडरी डायरेक्टर डेविड लिंच, he also passed away. Former El Salvador President Mauricio Funes passed away. Renowned cardiac surgeon and Padma Shri Award KM चारियन पास्ट अवे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर आपको सेकंड पार्ट भी मिलेगा। अगर हमारा सब्सक्राइबर बेस 25 तक हो जाएगा तो हम डेफिनेटली आपके लिए पार्ट 2 फ्री में लेकर आएंगे, और वहां पर हम आपको सभी कॉन्सेप्ट से बेस्ड आपको चीजें पढ़ाएंगे। ये जो लास्ट के कुछ पार्ट थे ओबिचुरीज वगैरह, ये आपको थोड़ा सा खुद भी याद करना होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान लगाइएगा, अपने एफर्ट्स लगाइएगा, ताकि आप इसको याद कर पाए। आप हमारा RBI का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इस लेक्चर की PDF भी एकदम फ्री मिलेगी, ठीक है, और आपको डेफिनेटली उसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो लर्न वाली चीजें हैं वो आपको खुद से लर्न करनी पड़ेंगी। चलिए, अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।